देखा कि ईशानी वॉशरूम साफ करते करते बाथटब में गिर पड़ी है। पानी से भरे बाथटब से निकलने की कोशिश में ईशानी चीख रही थी और हाथ पैर मारकर बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए ईशानी बाथटब से बाहर निकली। विराज उसकी भीगी बिल्ली जैसी हालत को देखकर अपनी हंसी रोक नहीं सका। ईशानी की यही क्यूट हरकतें विराज को हमेशा से पसंद थी और आज भी वही हुआ। जो उससे नाराज था, अब उसका मूड पूरी तरह चेंज हो गया था। अब विराज अपने अकड़ू बॉस वाले अंदाज को छोड़ खिलखिलाते हुए हंस रहा था। पानी में तरबतर भीगी हुई ईशानी ने बाथटब से निकलकर विराज से पूछा, क्या आपके पास मेरे लिए कुछ कपड़े होंगे मिस्टर ओबरॉय? विराज ने हंसते हुए ईशानी को ऊपर से नीचे तक देखा और जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है मैं लड़कियों के कपड़े पहनता हूँ? ऑफ कोर्स मेरे पास तुम्हारे लिए कोई कपड़े नहीं है। ईशानी अब विराज को अच्छे से जान गई थी। उसे पता था कि विराज उसकी खिंचाई कर रहा है। ईशानी ने अपने पानी टपकते चेहरे को पोंछते हुए कहा, कोई बात नहीं मिस्टर ओबरॉय, मैं लड़के के कपड़े पहन सकती हूँ। आप मुझे अपना कोई कपड़ा दे दीजिए, मैं आपको बाद में धोकर वापस लौटा दूंगी। विराज ने बिना कुछ कहे ही अपने कबर्ड की तरफ उंगली से इशारा किया और मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। ईशानी ने विराज के कबर्ड से एक सफेद शर्ट निकाला और पहनकर बाहर आ गई। विराज का ये शर्ट ईशानी के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा और लंबा था। खुले बालों और सफेद ओवरसाइज्ड शर्ट में ईशानी बेहद क्यूट लग रही थी। जब विराज की नजरें ईशानी पर पड़ी तब वो उसे देखता ही रह गया। मिस्टर ओबरॉय, वॉशरूम तो साफ हो गया, अगर और कुछ काम नहीं है तो क्या मैं? ईशानी विराज से सवाल पूछ रही थी और विराज उसे बिना पलके झपकाए देखे जा रहा था। एक पल के लिए विराज को लगा कि कहीं ईशानी उसे बहकाने की कोशिश तो नहीं कर रही, लेकिन इतना वक्त ईशानी के साथ गुजार चुका विराज अब जानता था कि ईशानी के इरादे साफ है। जैसे तैसे विराज ने ईशानी से अपनी नजरें हटाई और कहा, हाँ जाओ, तुम बालकनी में बैठो, मुझे एक जरूरी कॉल करना है एंड डोंट डिस्टर्ब मी। ईशानी ये सुनकर खुश हो गई, वरना उसे तो लगा था कि आज वॉशरूम के बाद पूरा घर भी विराज उसी से साफ करवाने वाला है। ईशानी ने अपनी क्यूट स्माइल के साथ कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर ओबरॉय। इतना कहकर ईशानी उछलती कूदती हुई बालकनी में चली गई। बालकनी का नजारा देख ईशानी की आंखें चौंधिया गई। ये नजारा देखना किसी आम इंसान के नसीब में नहीं था। फर्श पर बिछी मखमली घास, चारों तरफ लगे बेशकीमती फूलदान, उस फूलदानों में नायाब फूल खिले थे। चमचमाती धूप उन्हें और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। विराज का घर बहुत ही हसीन था। इन्हीं नजारों का लुफ्त उठाते हुए ईशानी वहां लगे एक सोफे पर बैठ गई। सोफा इतना नरम और कंफर्टेबल था कि ईशानी बैठे बैठे कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली, उसे लगा कि उसने काफी वक्त सोते हुए गुजार दिया है। हड़बड़ी में ईशानी बालकनी से अंदर की ओर भागने लगी। जल्दबाजी में भागते भागते ईशानी विराज से टकरा गई। इससे पहले कि ईशानी जमीन पर गिरती, विराज ने अपने मजबूत हाथों का घेरा ईशानी के कमर के इर्द गिर्द कस लिया। ईशानी विराज की आंखों में आंखें मिलाते हुए बोली, सॉरी मिस्टर ओबरॉय, मेरा ध्यान नहीं था। ईशानी के कॉलर बोन पर बने बर्थ मार्क ने एक बार फिर विराज का ध्यान खींच लिया। विराज उस बर्थ मार्क को देखता ही रह गया। अब तक थोड़ी अनकंफर्टेबल हो चुकी ईशानी ने अपने आप को विराज से दूर करते हुए कहा, काफी देर हो चुकी है, अब मुझे निकलना चाहिए। विराज ने भी ईशानी के बर्थ मार्क से अपनी नजरें हटाई और बात बदलते हुए कहा, मुझे बहुत भूख लगी है ईशानी, आज तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी। पहले तो ईशानी मना करने वाली थी, मगर वो विराज को फिर से नाराज नहीं करना चाहती थी। उसने कहा, हाँ चलूंगी, मगर इन कपड़ों में। ईशानी के हाँ कहते ही विराज पलटकर तैयार होने जाने लगा और जाते जाते कह गया, ऊपर वाले फ्लोर पर एक कबर्ड है, वहाँ मेरी न्यूजीलैंड वाली कजिन के कुछ कपड़े होंगे, तुम्हें फिट आ जाएंगे, जाकर पहन लो। जब ईशानी तैयार होकर घर से बाहर आई तो उसने देखा कि एक नई चमचमाती आलीशान गाड़ी उसका और विराज का इंतजार कर रही थी। कार को देख ईशानी की आंखें खुली की खुली रह गई। विराज ने ईशानी से पूछा, क्या तुम्हें ड्राइव करना आता है मिस ईशानी? ईशानी ने धीमी आवाज में जवाब दिया, हाँ आता तो है, लेकिन मैंने कभी ऐसी स्पोर्ट्स कार ड्राइव नहीं की है। ईशानी के इतना ही कहने की देर थी कि विराज ने कार की चाबी निकालकर ईशानी की ओर फेंक दी। आती है ना, बस काफी है, द कार इज ऑल योर्स।
इतना कहकर विराज बगल वाली सीट पर बैठ गया। ईशानी नर्वस भी थी मगर आज काफी एक्साइटेड भी लग रही थी। उसने कार चलाना शुरू किया और कुछ ही देर में दोनों एक बड़े से रेस्टोरेंट में पहुंच गए। विराज ने कार से उतरते वक्त कहा, वेरी नाइस मिस ईशानी, आई एम इम्प्रेस्ड। खाने के बाद हम फिर से ड्राइव पर चलेंगे। खुद की तारीफ सुन ईशानी ने भी मुस्कुराकर हामी भर दी। दोनों के कार से निकलते ही वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें उन पर आ टिकी। विराज ओबरॉय एक बहुत ही जाना माना शख्स था। उसकी एक झलक भी अगले दिन अखबार में न्यूज बन जाती थी। उसे देखते ही रेस्टोरेंट पर मैनेजर सब कुछ छोड़ उसके पास दौड़ आया। वेलकम मिस्टर ओबरॉय, वीआईपी लाउंज में आपका टेबल तैयार है, आइए। विराज और ईशानी वीआईपी लाउंज में जाकर बैठ गए। विराज ने मैनेजर से कहा, आपकी कुछ सिग्नेचर डिशेस सर्व कीजिए और हाँ, थोड़ा जल्दी। जी मिस्टर ओबरॉय, इतना कहकर मैनेजर वहां से चला गया। कुछ ही मिनटों में मैनेजर ने विराज की टेबल को बेहतरीन लजीज खाने से भरी प्लेट से सजा दिया। ईशानी सुबह से भूखी थी। अपने सामने इतना लजीज खाना देखते ही उसने ना आओ देखा ना ताओ और खाना शुरू कर दिया। इतने में पीछे से आवाज आई, ओह, मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ होगे, इसलिए वो मैनेजर मुझे यहाँ आने से मना कर रहा था। इतना सुनते ही ईशानी के हाथ का निवाला मुंह तक पहुंचने से पहले ही रुक गया, क्योंकि पीछे खड़ी लड़की कोई और नहीं, नायरा सिंघल थी। ईशानी के चेहरे का उड़ा हुआ रंग विराज ने नोटिस कर लिया था। विराज ने एक नकली स्माइल के साथ पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो नायरा? अपनी हाई हील से टक टक की आवाज करती हुई नायरा विराज और ईशानी की टेबल के पास आकर बोली, वैसे मेरा कोई प्लान तो नहीं था यहाँ आने का, लेकिन हमारी किस्मत हमें बार बार मिलवा ही देती है। कहीं ये कोई इशारा तो नहीं? नायरा के विराज से फ्लर्टिंग देख ईशानी को लगा कि उसे वहां से चले जाना चाहिए। वो बाहर जाने के लिए उठ ही रही थी कि विराज ने अपनी नजरों से उसे वहीं बैठे रहने का इशारा कर दिया। अब जब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो क्यों ना मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर लूं? अपने हैंडबैग को टेबल पर रखते हुए नायरा ने ईशानी से कहा, अरे ईशानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये जगह तुम्हारे जैसों के लिए नहीं है, क्यों ना ये चेयर तुम मुझे दे दो। नायरा की ये बात सुनकर ईशानी ने विराज से नजरें चुराई और चेयर से उठने लगी, मगर तभी विराज बीच में बोल पड़ा, सॉरी नायरा जी, मगर आज मुझे ईशानी जी के साथ ही डिनर करना है, आप अपने लिए कोई और जगह ढूंढ ले। विराज ने ये बात अपने हमेशा वाले फॉर्मल अंदाज से बिल्कुल भी नहीं कही थी। कोई भी ये सुनकर समझ जाता कि वो ईशानी को अपने बहुत करीब मानता था। विराज की ये बात सुन ईशानी और नायरा दोनों दंग रह गए थे। नायरा मन ही मन सोच ही रही थी कि इस लड़की को आए हुए कितने ही दिन हुए हैं, अब विराज इसके साथ डिनर तक करने लगा है। विराज के साथ कई लोग काम करते थे मगर कभी कोई विराज के इतने करीब नहीं आया था। नायरा को बहुत खराब फील हो रहा था। उसने गुस्से में ईशानी की तरफ देखा और चिल्लाकर विराज से बोली, नो वे, इस 2 कौड़ी की स्टाइलिस्ट के लिए तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। ईशानी के खिलाफ विराज अब एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता था। वो अपनी चेयर से उठा और अपने आप को शांत रखते हुए बोला, नायरा, शायद तुम भूल रही हो कि हमारी फैमिलीज की हाल ही में एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस डील हुई है। आई एम श्योर तुम नहीं चाहती होगी कि तुम्हारे इस बर्ताव का असर उस डील पर पड़े। विराज के इतना कहते ही नायरा के चेहरे का रंग ही बदल गया। उसने डरते हुए विराज से पूछा, विराज, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? विराज और नायरा की ये बातें सुन ईशानी का भी सर चकराने लगा था। विराज ने नायरा को उसी की भाषा में जवाब दिया, धमकी ही समझ लो। तुम्हारे और ईशानी के बीच अब तक जो हुआ सो हुआ, मगर अब ईशानी मेरे साथ है। वो मेरे साथ डिनर पर आए या पार्टी पर आए, इसे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। विराज के ये शब्द पूरे वीआईपी लाउंज में गूंज रहे थे। इस बात पर नायरा इतने गुस्से में थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो कुछ कहना चाहती थी मगर सुनने के बाद उससे कुछ कहा नहीं गया। गुस्से से लाल हो चुकी नायरा ने अपनी मुट्ठी भींच ली और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। नायरा के वहां से जाते ही ईशानी ने प्लेट पर विराज की तरफ देखा और कहा, मिस्टर ओबरॉय, क्या मेरे लिए ये सब करना जरूरी था? मैं इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ कि मेरी वजह से आप ओबरॉय और सिंगल फैमिली की आपसी दोस्ती को ठेस पहुंचाए। ये सुनकर विराज ईशानी के करीब आया और बोला, आज पूरे इंडिया में इतना पावरफुल कोई नहीं है कि मेरे सामने आकर मुझसे सवाल करे, तो नायरा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
और तुम्हें क्या लगता है मिस ईशानी, ओबरॉय फैमिली को बिजनेस के लिए सिंगल फैमिली की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। विराज के इतना कहने पर भी ईशानी के चेहरे से गिल्ट गायब होने का नाम नहीं ले रहा था। विराज ने एक बार फिर ईशानी से कहा, तुम फिक्र मत करो ईशानी, एक क्या ऐसी 10 सिंगल फैमिली भी आ गई तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। चलो काफी तमाशा हो गया, अब खाना खा लेते हैं। ईशानी खाना खाते खाते विराज को देख रही थी। आज उसने विराज का सॉफ्ट साइड देखा था, जो उसे मन ही मन काफी अच्छा लग रहा था। डिनर खत्म करके विराज ने ईशानी को उसके घर के करीब ड्रॉप कर दिया और एपी को फोन लगाकर पूछा, एपी, नायरा सिंघल की क्या खबर है? एपी ने जवाब दिया, सर, रेस्टोरेंट से निकलकर वो सीधे रोहित खन्ना के घर गई है। ये सुनते ही विराज ने हंसते हुए कहा, अच्छा, रोहित खन्ना, तो ये है नायरा सिंघल की चाल का अगला मोहरा। देखते हैं ये दोनों मिलकर क्या कर लेते हैं। दूसरी तरफ गुस्से से लाल नायरा रोहित खन्ना से ईशानी की शिकायत कर रही थी। आई मीन सीरियसली, उस सड़क छाप स्टाइलिस्ट के लिए विराज ने मेरी इंसल्ट की। है कौन वो लड़की? हैसियत ही क्या है उसकी मेरे सामने? अगर उस ईशानी को मैंने उसकी औकात ना दिखा दी ना रोहित, तो मेरा नाम भी नायरा सिंघल नहीं, और इस सब में तुम मेरी हेल्प कर रहे हो। ईशानी की ये बात सुनकर रोहित खन्ना ने विस्की का ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा, चिल नायरा, उस मामूली लड़की के लिए इतना खून जलाना, इट्स नॉट वर्थ इट। और तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कब से कॉम्प्रोमाइज करने लगी? देखो, भूल जाओ सब कुछ और मुझे भी इस पचड़े से दूर रहने दो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। रोहित खन्ना की कही बात सुनकर नायरा चौंक गई। ओह, तो अब तुम भी मुझे इस तरह ट्रीट करोगे रोहित? और मुझे लगता था कि जब भी मुझे जरूरत होगी तुम मेरी मदद जरूर करोगे। रोहित के पास इसका जवाब भी तैयार था। शायद तुम भूल रही हो कि तुमने मुझे नहीं चुना था, बल्कि मेरे आगे विराज को चुना था। ये सुनकर नायरा ने कहा, ये दोनों अलग मैटर है रोहित, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। खैर, तुम मेरी हेल्प करो या ना करो, मैं अकेले ही सब फिगर आउट कर लूंगी। इतना कहकर नायरा वहां से जाने लगी। तभी पीछे से रोहित की आवाज आई, रुको, क्या मदद चाहती हो तुम मुझसे? ये सुनकर नायरा के कदम वहीं रुक गए और उसके चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। उधर ईशानी घर पहुंचकर करण की देखभाल कर रहे नरकटपल्ली का शुक्रिया अदा करती है। मासूम करण को सोता देख ईशानी भी उसके पास जाकर बैठ जाती है और प्यार भरी नजरों से उसे देखने लगती है। नरकटपल्ली अपनी ड्यूटी खत्म कर वहां से चला जाता है। ईशानी रेस्टोरेंट में हुई बातों को याद करने लगती है। कैसे विराज ने उसके लिए आवाज उठाई और अपनी बिजनेस डील की परवाह न करते हुए ईशानी का आखिरी दम तक साथ दिया। आज तक कोई भी उसके लिए लड़ा नहीं था। ईशानी के लिए ये फीलिंग एकदम नई सी थी। आज विराज ने ईशानी के दिल में एक खास जगह बना ली थी। ये सब सोचकर ईशानी के चेहरे पर एक मुस्कान आई ही थी कि उसे याद आया वो शादीशुदा है, और स्माइल की जगह फिर से एक परेशान चेहरे ने ले ली। अगले ही पल ईशानी के फोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आता है। करण की नींद खराब ना हो इसलिए उसने झट से फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं ओबरॉय मैंशन से बोल रहा हूँ। बड़ी मालकिन ने आपको एक मैसेज देने को कहा है। बड़ी मालकिन का जिक्र सुनकर ईशानी की धड़कनें तेज हो गई। उसकी अजीबोगरीब शादी, रही ससुराल वाले और उसका सीक्रेट हस्बैंड हमेशा उसे नर्वस कर देते थे। ये कॉल दादी जी के कहने पर आया था। ईशानी जानती थी कि जरूर कोई मुश्किलों के बादल उस पर मंडराने वाले हैं। अपने ख्यालों को एक साइड करते हुए ईशानी ने शांति से कहा, जी बोलिए। दूसरी तरफ से आवाज आई, बड़ी मालकिन का संदेश है कि अगर 1 साल के अंदर आप ओबरॉय खानदान को वारिस नहीं दे पाई तो ठीक है, वरना मेहता खानदान को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जितना भी लॉस ओबरॉय खानदान को उनकी वजह से हो रहा है, बड़ी मालकिन उसका दुगना वसूल करेगी। ईशानी का अंदाजा सही था। ये सब सुनकर वो और भी ज्यादा घबरा गई। फोन रखते ही ईशानी फिर से सोच में डूब गई। आखिर जिस सीक्रेट हस्बैंड को उसने आज तक देखा भी नहीं था, उसके साथ वो ओबरॉय खानदान को उसका वारिस कैसे दे सकती थी? ईशानी की जिंदगी में एक के बाद एक उलझने सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। दूसरी तरफ दादी खुद विराज को कॉल करके उन्हें 1 साल के अंदर परपोता देने को कहती है। जी दादी, मैं समझ रहा हूँ। जी दादी। विराज बार बार इतना ही कह रहा था। एक वक्त के बाद वो दादी की बातों से इरिटेट हो गया और उसने फोन को अपने कानों से दूर कर लिया।
तभी दादी फोन के दूसरी तरफ से कहती है, विराज, अगर ईशानी तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम उससे तलाक ले लेना, मगर मुझे परपोता देने के बाद। ये करना उसके साथ सही तो नहीं होगा, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद ना हो इसका ख्याल मैं रखूंगी। मैं तुम्हें उसके साथ रहने के लिए जबरदस्ती नहीं कर रही, बस मुझे वारिस चाहिए। दादी की ये बात विराज ने सुनी ही नहीं थी, क्योंकि उसने तो अपना फोन ही कानों से दूर कर लिया था। कुछ देर के बाद विराज फोन पर कहता है, जी दादी, मैं समझ गया हूँ, मैं एक जरूरी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ आपसे। दादी की बातों से बचने के लिए विराज मीटिंग का बहाना कर फोन रख देता है। फोन रखने के बाद विराज परेशान नजर आता है। वो शीना मेरे बच्चे की माँ बनने लायक औरत नहीं है दादी, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। एक नंबर की आलसी और घमंडी लड़की है वो। उसके अंदर ईशानी की एक भी क्वालिटी होती तो बात अलग होती। कुछ भी हो जाए, मैं उसे छूऊंगा तक नहीं। क्या ईशानी कर पाएगी बड़ी मालकिन के आदेश का पालन? क्या विराज जान पाएगा ईशानी और उसके रिश्ते का सच? जानने के लिए सुनते रहिए माई सीक्रेट हस्बैंड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अगली सुबह ईशानी जल्दी उठकर फुलमती अम्मा से मिलने चली गई। हर 2-4 दिन में एक बार वहां मिलकर आना ईशानी के लिए जरूरी था। इस बार वहां से लौटते वक्त ईशानी अपने साथ कुछ कपड़े और किताबें ले आई थी। ईशानी जल्दबाजी में अपनी बिल्डिंग के कंपाउंड में पहुंचती है। उसे डर है कि कहीं करण भाई को नाश्ता देने में देर ना हो जाए। इसी जल्दबाजी में अचानक वो किसी से टकरा गई। उसके हाथ में पकड़ी किताबें जमीन पर गिर गई। ईशानी ने सामने देखे बिना ही कहा, सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, और ये कहते हुए वो नीचे बैठकर अपनी किताबें उठाने लगी। आप क्यों सॉरी कह रही है? मेरी गलती है, एक लड़के की आवाज आई। वो भी नीचे बैठकर किताबें उठाने में ईशानी की मदद करने लगा। अचानक से दोनों की उंगलियां एक दूसरे से टच हुई। तभी ईशानी ने उसकी तरफ देखा। वो ईशानी को थोड़ा अजीब सा लगा। ईशानी ने जल्दी से अपनी किताबें उठाई और वो खड़ी हो गई। वो जाने ही लगी थी कि उस लड़के ने कहा, ये किताब तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं और आपके पास तो इनका हिंदी वर्जन भी है। वाओ! ये सुनकर ईशानी हल्का सा मुस्कुराई। लड़के ने ईशानी से पूछा, क्या आप यही रहती है इस बिल्डिंग में? ईशानी ने कहा, हाँ, मदद के लिए थैंक्स। इतना कहकर ईशानी वहां से चली गई। ईशानी के कुछ दूर पहुंचते ही वो लड़का अपना फोन निकालकर किसी को कॉल मिलाने लगा। वो फोन पर कहता है, मैम, वो लड़की ईशानी मेहता, मैं उससे अभी अभी मिला। आप चिंता मत कीजिए, जैसा आपने बताया है वैसा ही होगा। मैं उसे अपने जाल में फंसा लूंगा। इतना कहकर वो लड़का उसकी नजरों से दूर बिल्डिंग में जा रही ईशानी की तरफ एक अजीब सी मुस्कान के साथ देखने लगा। घर जाकर ईशानी ने करण के साथ ब्रेकफास्ट किया और फिर करण को नरकटपल्ली के साथ डॉक्टर के पास भेज दिया। इसके बाद ईशानी घर के कामों में लग गई। साफ सफाई करने के बाद उसने सोचा कि आज उसके पास काफी वक्त है, तो क्यों ना करण भाई का पसंदीदा खाना बनाया जाए। एक पल भी जाया किए बिना ईशानी सब्जियां और बाकी सामान लेने के लिए घर से बाहर निकल गई। जैसे ही ईशानी ने लिफ्ट में अपना कदम रखा, उसे वही लड़का सामने दिखा जो कुछ देर पहले उससे टकराया था। कितना प्यारा इत्तेफाक है, एक ही दिन में हम दूसरी बार मिल गए। वैसे क्या आप बाहर जा रही हैं? लड़के की इस अजीब सी बात पर ईशानी ने कुछ कहे बिना बस हल्का सा सर हिला दिया। लड़के ने आगे कहा, आप कहाँ जा रही है? मैं छोड़ दूं आपको? एक अजनबी के मुंह से ये बात सुनकर ईशानी को काफी अजीब लगा। जैसे ही ईशानी ने उस लड़के की तरफ तीखी नजरों से देखा, तब वो सफाई देते हुए बोला, ओह नो, आप मुझे गलत मत समझिए, वो मैं भी इसी बिल्डिंग में रहता हूँ, हम तो पड़ोसी है, उस नाते इतनी मदद तो ऑफर कर ही सकता हूँ। ईशानी ने उसे इग्नोर करते हुए अपनी तीखी नजरें उससे हटा ली। बाय द वे, मेरा नाम कुणाल शर्मा है, आई एम 25, मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ। और आप? उस लड़के ने ईशानी के सामने हाथ बढ़ाते हुए कहा, मगर ईशानी ने हाथ मिलाने के बजाय हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं ईशानी मेहता, स्टाइलिस्ट हूँ। इतने में लिफ्ट का दरवाजा खुला और ईशानी निकलकर चली गई। उसे जाते देख कुणाल ने मन ही मन कहा,
इस लड़की में कुछ ज्यादा ही अकड़ है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। आज तक ऐसी एक भी लड़की नहीं जो मेरे पीछे पागल न हुई हो। कुछ ही देर बाद ईशानी सामान लेकर घर लौट आई, लेकिन शायद आज उसके नसीब में घर का खाना नहीं था। ईशानी ने खाना बनाना शुरू ही किया था कि अचानक किचन में गैस खत्म हो जाती है। उसे बहुत भूख लगी थी। उसने सोचा कि वो बाहर ही खाना खाने चली जाए और वापस आते वक्त करण और नरकटपल्ली के लिए भी कुछ लेते आए। ईशानी अपना पर्स उठाकर फौरन घर से बाहर निकल गई। ईशानी जाने से पहले घर का दरवाजा लॉक कर रही थी कि अचानक से किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने चौंक कर पीछे देखा तो वही कुणाल खड़ा था। कुणाल को फिर से देख ईशानी दंग रह गई। उसने सोचा कि ये लड़का बार बार क्यों उसे टकरा रहा है। ईशानी कुछ समझ नहीं पा रही थी। अब ये मत कहना कि तुम यहाँ रहती हो, कुणाल ने अपने जूतों की लेस बांधते हुए पूछा और वो चलकर ईशानी के पास आ गया। ईशानी ने एक नकली सी स्माइल के साथ हाँ में सिर हिला दिया। मैं लंच के लिए बाहर जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? ईशानी मना करने ही वाली थी कि कुणाल बोल पड़ा, प्लीज मना मत करना, मैंने नया नया घर लिया है, लेकिन सेलिब्रेट करने के लिए कोई दोस्त नहीं आया। ईशानी को अकेले रहने का दुख हमेशा से पता था, इसलिए उसने बेमन ही सही लेकिन कुणाल के साथ जाने के लिए हाँ कह दिया। नीचे पहुंचते ही कुणाल अपनी कार लेकर आया, जिसे देख ईशानी हैरान रह गई। ये कोई आम कार नहीं थी, एक बड़ी चमचमाती BMW थी। किसी 25 साल के फाइनेंशियल प्लानर के लिए ये कुछ ज्यादा ही था। ईशानी के चेहरे को देख कुणाल भी ये बात समझ गया। वो ईशानी को एक्सप्लेन करने लगा, ऐसे चौंको मत, ये सेकंड हैंड कार है, मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट की है, अब चले। ईशानी हल्का मुस्कुराते हुए कार में बैठ गई। कुछ ही देर में कुणाल एक रेस्टोरेंट के सामने कार रुकता है। ईशानी देखती है कि वो एक कपल रेस्टोरेंट है। ये देखकर उसे काफी अजीब लगा, मगर वो जल्द से जल्द घर जाना चाहती थी, इसीलिए उसने ज्यादा कुछ कहा नहीं। लंच ऑर्डर करने से लेकर वापस कार में बैठने तक पूरा वक्त कुणाल बस अपनी तारीफों के पुल बांधने में बिजी था। आखिर उसे ईशानी को इम्प्रेस जो करना था, मगर ईशानी हर रोज तो बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग लड़कों के इर्द गिर्द रहती है, करण और विराज, इसीलिए उसे कुणाल की किसी भी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। कुणाल को एहसास हो रहा था कि ईशानी को इम्प्रेस करना मुश्किल है, क्योंकि उसकी किसी भी बात का ईशानी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना ईशानी को इम्प्रेस करने के लिए पैसों का इस्तेमाल किया जाए। कुणाल ईशानी से पूछता है, ईशानी जी, क्या आपको गुची के बैग्स पसंद है? मुझे एक ऑफर में गुची की जबरदस्त बैग मिली है, क्या आप यूज करना चाहोगी? ईशानी ने एक पल भी सोचे बिना सीधे सीधे मना कर दिया, नहीं थैंक्स। कुणाल अब हैरान रह गया था। ईशानी की जगह कोई भी लड़की होती तो शायद मना नहीं करती। कुणाल ईशानी को समझ ही नहीं पा रहा था। वो जो भी करने की कोशिश करता, ईशानी उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। हार मानकर वो ईशानी को लेकर वापस बिल्डिंग में आ गया। कुणाल को बाय कहकर ईशानी अपने घर में चली गई। दूसरी ओर कुणाल अपने फ्लैट की खिड़की से ईशानी के दरवाजे पर नजर गड़ाए बैठ गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि किसी ने ईशानी के घर का डोरबेल बजाया। पीछे से देखने में वो लड़का काफी हैंडसम लग रहा था। कुणाल सोच में पड़ गया, अब ये आफत कौन है? ईशानी ने दरवाजा खोला और खुशी से उछल पड़ी, भाई आप आज खुद से लिफ्ट में आए हो? वाओ, प्राउड ऑफ यू भाई। ईशानी ने एक्साइटमेंट में करण के गाल पर प्यार से किस किया। करण भी मुस्कुराकर जवाब देता है, नरकट अंकल ने कहा कि अगर मैं खुद आऊंगा तो तुम खुश हो जाओगी, इसलिए इसलिए करण खुद से आया। ये सुनकर ईशानी ने कहा, आप जितना जल्दी ठीक होंगे मैं उतनी ही ज्यादा खुश हो जाऊंगी। तब तक नरकटपल्ली भी लिफ्ट से ऊपर आ गए। ईशानी ने देखा कि उनके हाथों में सामान था। उसने करण और नरकटपल्ली को अंदर बुलाकर दरवाजा बंद कर लिया। कुणाल अपने फ्लैट की खिड़की से सब कुछ देख जरूर रहा था, लेकिन उनकी बातें नहीं सुन पाया था। ये सब देखकर वो हैरान रह गया। करण और ईशानी के रिश्ते से अनजान कुणाल तुरंत अपनी मैडम को फोन मिलाता है। ये मैडम कोई और नहीं बल्कि ईशानी की नई नई बनी दुश्मन नायरा सिंगल थी। कुणाल फोन पर कहता है, मैम आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि ईशानी की जिंदगी में पहले से कोई लड़का है, और वो भी इतना लंबा चौड़ा हैंडसम लड़का। मानता हूँ कि मैं भी कम नहीं हूँ, मगर उस लड़के के होते हुए ईशानी को इम्प्रेस करना काफी मुश्किल होगा। ये सुन नायरा भी चौंक गई। व्हाट? ये तुम क्या कह रहे हो? कहीं वो लड़का विराज तो नहीं था? जवाब देते हुए कुणाल ने कहा,
मैम, विराट सर को कौन नहीं जानता। वो विराट सर नहीं थे, वो लड़का तो कोई और ही था। जो भी था वो ईशानी के बहुत ज्यादा करीब है। ये सब सुनकर पहले तो नायरा चिढ़ गई, लेकिन बाद में उसके चेहरे पर एक शैतानी भरी स्माइल आ गई। उसने फोन कट किया और तुरंत विराज को भेजने के लिए मैसेज टाइप करने लगी। विराज, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी वो 2 कौड़ी की स्टाइलिस्ट ईशानी किसी और लड़के के साथ एक ही घर में रह रही है। मैसेज सेंड करने के बाद नायरा ने मन ही मन कहा, कितनी चालाक और लालची है ये ईशानी। पहले मेरे विराज को फंसाया और अब किसी और लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। चलो, अब तो पर्दाफाश हो गया। देखते हैं अब विराज कब तक उसे अपने साथ रखता है। तुम्हारी खुशियों के दिन खत्म हुए ईशानी, उल्टी गिनती शुरू कर दो। नायरा को अब बेसब्री से उस पल का इंतजार था जब विराज ईशानी को धक्के मारकर अपनी जिंदगी से बाहर निकालता। नायरा अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है, तभी उसके फोन पर विराज का रिप्लाई आता है, तुमने कहाँ देखा? नायरा को जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। नायरा ने भी तुरंत मैसेज का जवाब दिया। वो दोनों पैराडाइज बिल्डिंग के किसी फ्लैट में एक साथ रह रहे हैं। विराज ने आगे कोई रिप्लाई नहीं किया, मगर नायरा को इस चाल में अपनी कामयाबी साफ साफ नजर आ रही थी। कुछ ही देर में विराज की कार पैराडाइज बिल्डिंग के नीचे पहुंच गई। कार में बैठा विराज अपने आप से बातें करने लगा। ये ईशानी पागल हो गई है क्या? किसी और लड़के के साथ एक ही घर में क्यों रह रही है वो? मगर इस बात से मेरा क्या लेना देना है? मैं ये क्या कर रहा हूँ? मुझे नायरा की बातों में नहीं आना चाहिए था। विराज वहां से जाने ही वाला था, मगर तभी उसने देखा कि ईशानी करण का हाथ पकड़कर बिल्डिंग के बाहर आ रही है। अपने सामने का नजारा देख ना चाहते हुए भी विराज को गुस्सा आ गया। ये लड़की मुझे पागल करके छोड़ेगी। दूसरी तरफ ईशानी करण का हाथ पकड़कर उसे वॉक कराते हुए उससे बातें कर रही थी। भाई, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। डॉक्टर ने कहा है कि आपकी हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। हम मिलकर कोशिश करेंगे कि आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर करण मुस्कुराने लगा। ईशानी उसके गाल खींचते हुए प्यार से बोली, हो मेरा भाई कितना हैंडसम है। क्या पता वो कौन सी लकी गर्ल होगी जो मेरी भाभी बनेगी। ये सुनकर करण ने भी ईशानी के सिर पर हाथ रखा और उसकी तारीफ करने लगा। तुम भी बहुत सुंदर हो ईशानी। जैसे जैसे ईशानी करण की तारीफ कर रही थी, वैसे वैसे करण की खुशी 7वें आसमान पर जा रही थी। उन दोनों को साथ में इतना खुश देखकर दूर खड़ा विराज कुछ ज्यादा ही जेलस फील कर रहा था। चलते चलते अचानक ईशानी को लगा कि उसने अभी अभी विराज की फरारी देखी है, मगर उसने सोचा कि विराज जैसा अमीर इंसान इस बिल्डिंग में क्यों आएगा। ईशानी को अपने ही ख्यालों में खोया हुआ देख करण ने उससे पूछा, तुम क्या ढूंढ रही हो ईशानी? ईशानी ने जवाब में कहा, कुछ नहीं भाई, शायद मुझे कोई वहम हो रहा है। चलिए आज हम स्क्वायर तक वॉक पर चलते हैं। स्क्वायर सुनकर करण थोड़ा डर सा गया, लेकिन ईशानी की खुशी के लिए वो हिम्मत करके चलता रहा। ईशानी करण को अच्छे से समझती थी। उसने उसे कंफर्ट करते हुए कहा, डरो मत भाई, मैं आपके साथ हूँ ना। ईशानी ने कसकर करण का हाथ पकड़ा और वो दोनों धीरे धीरे वॉक करने लगे। थोड़ा आगे चलकर करण ने ईशानी से कहा, ईशानी मुझे अकाउंट चाहिए। ये सुनकर ईशानी कंफ्यूज हो गई। अकाउंट? कैसा अकाउंट? करण चलते चलते रुक गया और भोली सी शक्ल बनाकर ईशानी से बोला, सबके पास अकाउंट है, सिर्फ मेरे पास ही नहीं है। मुझे भी अकाउंट चाहिए। आसपास के लोग करण को घूर रहे थे। ये देख ईशानी को फिक्र होने लगी। उसने बात टालने के लिए करण से कहा, ठीक है भाई, मैं आपका अकाउंट बना दूंगी। इतना सुनकर करण फिर से चलने लगा। करण को ऑटिज्म की बीमारी थी। उसे भीड़ से बहुत डर लगता था। वो आज स्क्वायर तक चलने आया, ईशानी के लिए यही बड़ी बात थी। इतने सारे लोगों को देखकर उसकी बॉडी कड़क पड़ गई। उसने लाचार सी शक्ल बनाते हुए ईशानी से कहा, ईशानी अब घर चलो। ईशानी को करण के डर का अंदाजा अच्छे से था। आज वो 5 मिनट तक भीड़ में रुका था। ईशानी करण का हाथ पकड़कर वापस घर की ओर मुड़ गई। उनके जाते ही दूर अपनी कार में बैठा विराज कार से नीचे उतरा। भले ही वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन ईशानी को किसी और के साथ देखकर उसके दिल में बहुत ही अजीब सा एहसास उमड़ रहा था। आसपास खड़े सारे लोग फेमस बिजनेसमैन विराज ओबरॉय की एक झलक देखकर पागल हो रहे थे। कुछ लोग छुप छुप कर विराज की फोटोज भी खींच रहे थे, मगर इस वक्त विराज के एक्सप्रेशन कुछ इस तरह थे कि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जाकर उससे बात करे या फिर रुककर उसे मन भर कर देखे। विराज के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था।
उसने उन सभी को नोटिस तो कर लिया था, मगर उसने उन सारे लोगों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और कुछ देर बाद गुस्से में तनतनाते हुए वहां से चला गया। शाम को ईशानी ने करण की सारी फेवरेट डिशेस बनाई थी। नरकटपल्ली करण को खाना खिला रहे थे। खाना खाने के बाद करण ने ईशानी से पूछा, ईशानी अकाउंट? अब ईशानी को इस मामले की सीरियसनेस समझ में आ रही थी। ईशानी ने हाथ में पकड़ा चम्मच नीचे रखा और करण से सवाल किया, भाई आप किस अकाउंट की बात कर रहे हो? ये सुनकर नरकटपल्ली ने मुस्कुराकर कहा, अयो जी, करण बैंक अकाउंट की बात करता। जब मैं आज पैसे भरने के लिए एटीएम कार्ड का यूज किया तब करण ने मुझे इस बारे में पूछा। वो बोला कि उसको भी एक बैंक अकाउंट और एटीएम कार्ड मांगता है। नरकटपल्ली की बात सुनकर ईशानी को पूरा मामला समझ में आया। भाई बस इतनी सी बात, मैं कल ही जाकर आपके लिए एक बैंक अकाउंट खुलवाती हूँ। करण खुश हो गया और प्यार भरी नजरों से ईशानी और नरकटपल्ली को देखने लगा। इसी माहौल के बीच ईशानी के फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज पढ़कर ईशानी के होश उड़ जाते हैं और वो अपने दोनों हाथ खुद के सिर पर दे मारती है। ये मैसेज एपी का था। मैसेज में लिखा था कि आज विराट सर ने कुछ ज्यादा ही पी ली है और वो बहुत ज्यादा नशे में है। क्या आप प्लीज मदद के लिए यहाँ आ सकती है? ईशानी ये सुनकर घबरा गई और उसके मन में सैकड़ों सवाल उमड़ पड़े। क्या ईशानी विराज की मदद के लिए जाएगी? क्या विराज जान पाएगा करण और ईशानी के रिश्ते का सच, या कामयाब होगी नायरा सिंघल की चाल? जानने के लिए सुनते रहिए माई सीक्रेट हस्बैंड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। एपी का मैसेज देख परेशान खड़ी ईशानी वहां जाने से मना करना चाहती है, मगर वो ऐसा कर ना सकी, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी। इस वक्त विराज को नाराज करना उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी हो सकती थी। ईशानी ने बेमन ही मैसेज का रिप्लाई किया, ठीक है, एड्रेस भेजिए, मैं अभी आ रही हूँ। ईशानी करण और घर को नरकटपल्ली के भरोसे छोड़कर तुरंत एपी के दिए एड्रेस पर निकल गई। उसे डर था कि कहीं अगर उसे पहुंचने में देर हो गई तो विराज नाराज ना हो जाए। बिना देर किए ईशानी वहां पहुंच गई और उसने देखा कि एपी और बाकी कुछ लोग विराज को सहारा दे रहे हैं। क्या हुआ एपी? मिस्टर ओबरॉय की ये हालत कैसे हुई? ईशानी ने एपी से पूछा। एपी ने जवाब दिया, पता नहीं, विराज सर को अचानक किसी बात पर बहुत गुस्सा आया और वो शराब पीने बैठ गए। हम में से किसी में भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं थी। अब आप ही सर का ख्याल रख सकती है। क्या आपको सर के बेडरूम का पासवर्ड मालूम है? ईशानी कुछ कहती इससे पहले ही एबी ने ईशानी को घर की चाबी थमा दी और कहा, पासवर्ड है 441528। इतना कहकर एपी और बाकी लोग वहां से चले गए। ईशानी हैरान परेशान सी उसे जाते हुए देख रही थी। वो इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता था? ईशानी ने पलटकर देखा तो विराज उसके कंधे का सहारा लिए खड़ा था। ईशानी ने जैसे तैसे उसे कार में बिठाया और खुद ड्राइव करते हुए विराज के बंगले की ओर जाने लगी। बंगले तक तो पहुंच गए, मगर विराज को उसके कमरे तक ले जाने में ईशानी की मानो जान ही निकल गई थी। लाख मशक्कत के बाद ईशानी ने विराज को बेड पर लिटाया, मगर अब वो खुद खड़ी नहीं हो पा रही थी क्योंकि विराज का एक हाथ उसकी कमर को पकड़े हुए था। ईशानी के खूब कोशिश करने के बावजूद भी विराज ना हिल रहा था, ना ही उसकी कोई बात सुन रहा था। ईशानी को घर भी वापस लौटना था, ये सोचकर वो परेशान हुए जा रही थी। ईशानी ने जब विराज की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। उन दोनों के चेहरे के बीच में गिनकर 3 उंगलियों का फासला रह गया था। ऐसी हालत में भी विराज क्यूट और हैंडसम लग रहा था। आखिरी बार ईशानी ने उसे इतना करीब से तब देखा था जब वो दोनों मिस्टर कपूर के घर गए थे। विराज का इतना करीब होना अब ईशानी को नर्वस कर रहा था। ईशानी ने गहरी सांस भरी और धीरे से कहा, मिस्टर ओबरॉय, मिस्टर ओबरॉय, हाथ हटाइए प्लीज, मुझे जाना है। मगर इससे पहले ईशानी अपनी बात पूरी कर पाती, विराज की पकड़ और भी मजबूत हो गई। अब ईशानी पूरी तरह से विराज की बाहों में गिरफ्त थी। कुछ देर के लिए वो अपने होश खो चुकी थी। ईशानी बेहद चिढ़ गई जब उसने पाया कि वो खुद हिल तक नहीं पा रही है और वहीं विराज सुकून की नींद सो रहा है। वो इतने गुस्से में थी कि उसने विराज के गालों को काट कर वहां से भाग जाने का मन बना लिया। मगर जैसे ही उसने अपने होंठ खोले और विराज की तरफ बढ़ी, विराज के चेहरे पर थोड़ी सी हलचल हुई।
और इसी हलचल के कारण अचानक से ईशानी का अटैक एक किस में बदल गया और उसके होंठ सीधे जाकर विराज के गाल पर टिक गए। इससे पहले कि ईशानी कुछ सोच पाती, विराज ने इम्पल्सिवली ईशानी को किस करना शुरू कर दिया। अब ईशानी पूरी तरह से शॉक्ड थी। वो विराज को रोकने जाती इससे पहले ही वो रुक गया और फिर से ईशानी को गले लगाकर सो गया। इस पॉइंट पर ईशानी रोना चाहती थी, मगर उसकी आंखों से एक भी आंसू नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो विराज की भाभी थी, उसके लिए काम भी करती थी। ईशानी अंदर ही अंदर गिल्ट और शर्म के मारे चूर चूर हो रही थी। उसने बहुत ही हिम्मत के साथ अपने आप को विराज से दूर किया और वहां से उठने की कोशिश करने लगी। ईशानी, विराज ने नींद में उसका नाम लिया तो ईशानी मानो जम सी गई। विराज ने फिर से उसे अपनी बाहों में कस लिया, लेकिन इस बार ईशानी के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदले हुए थे। उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। अचानक से विराज की आंखें खुली और उसने ईशानी की तरफ देखा। इससे पहले कि ईशानी कुछ रिएक्ट कर पाती, विराज वहां से उठा और बाथरूम में जाकर उल्टियां करने लगा। विराज के जाने के बाद ईशानी ने खुद को संभाला। बाथरूम से नल का पानी गिरने की आवाज आ रही थी। कुछ ही देर में अंदर से विराज की आवाज आई, ईशानी प्लीज मेरे कपड़े ले आओ। ईशानी वार्डरोब के करीब गई और विराज के लिए एक शर्ट और पिजामा निकालने लगी। कपड़े लेकर उसने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर ले आओ, विराज ने कहा। वो जानता था कि ईशानी के दिमाग में कोई ना कोई बहाना जरूर आएगा, इसलिए विराज ने आगे कहा, अभी। सहमी से ईशानी दरवाजा खोलकर अंदर गई। उसने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपा रखा था। कुछ देर बाद जब ईशानी ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो विराज कमर पर टॉवेल लपेटकर उसके सामने ही खड़ा था। विराज ने एक छोटा टॉवेल ईशानी की तरफ फेंका और कहा, वाइप इट फॉर मी। जब तक ईशानी ने अपनी आंखें पूरी तरह से खोली, वो बस विराज की चौड़ी पीठ देख पा रही थी। इस बात से अनजान कि उसे क्या करना चाहिए, ईशानी ने कहा, क्या मैं? विराज ने जवाब में कहा, इस बाथरूम में मुझे हम दोनों के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा। ईशानी के पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। अब नर्वस होकर वो विराज की पीठ पोंछने लगी। विराज ने जब आईने में देखा तो पाया कि ईशानी आंखें बंद करके उसकी पीठ पर टॉवेल घुमा रही थी। जब उसने ईशानी का ऐसा चेहरा देखा तो उसका बिगड़ा हुआ मूड अपने आप ठीक हो गया। उसने ईशानी के हाथों से अपने कपड़े लिए और पहनते हुए बोला, क्या तुम मुझे घर ले आई? जो कुछ भी हो रहा था वो ईशानी के लिए बहुत ही अजीब था। उसने बंद आंखों के साथ ही हामी भर दी। विराज ने आगे कहा, बाल सुखाने में मेरी मदद करो। विराज उसके सामने टेबल पर बैठ गया और ईशानी ब्लो ड्रायर से उसके बाल सुखाने लगी। ब्लो ड्रायर से उड़ते बालों के बीच विराज ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब ईशानी ना चाहते हुए भी उसका चेहरा निहारने लगी थी। उसकी नजरें जाकर विराज के होठों पर रुक गई। होठों को देखते ही उसके मन में ख्याल आया कि अगर विराज को उस किस के बारे में पता चल गया तो ठीक नहीं होगा। ये सोचकर वो डर सी गई। उसने अपने मन में ठान लिया कि कुछ भी हो जाए वो विराज को इस किस के बारे में पता नहीं लगने देगी। ईशानी यही सब सोच ही रही थी कि अचानक विराज ने उससे कहा, ठीक है, तुम अब जाकर आराम करो। ये सुनकर ईशानी रुक गई और बोली, ठीक है सर, मैं घर जाती हूँ, आप भी आराम कीजिए। उसकी कही ये बात सुनकर विराज उसे घूरने लगा और बोला, इस वक्त तुम घर कैसे जाओगी? ईशानी ने जवाब में कहा, मैं कैब ले लूंगी। ईशानी का ये जवाब सुनकर विराज के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने ईशानी से पूछा, तुम कैब बुला लोगी? तुम्हारा फोन कहाँ है? ईशानी को लगा कि विराज को कुछ ज्यादा ही नशा हो गया है। उसने अपने पॉकेट से फोन निकालकर विराज को दिखाया और कहा, ये रहा मेरा फोन। मेरे फोन को क्या हुआ है? विराज ने जवाब दिया, तुम्हारा फोन पानी में भीग गया है, काम नहीं करेगा। ईशानी गौर से अपने फोन को देखती है और कहती है, भीग गया है? नहीं, अच्छा भला तो है। ईशानी के इतना कहते ही अचानक विराज ने उसका फोन छीन लिया और उसे बाथटब में फेंक दिया। ये देख ईशानी का मुंह और आंखें खुले के खुले रह गए। विराज ने ईशानी से कहा था ना तुम्हारा फोन भीग गया है, काम नहीं करेगा। ईशानी की आंखें गुस्से से लाल हो गई, मगर अपने बॉस के सामने वो क्या ही बोल सकती थी। विराज ने आगे कहा,
कम ऑन ईशानी, अब ऐसा भी नहीं है कि हम पहली बार साथ में सोने वाले हैं। इसमें इतना शर्माने जैसी क्या बात है? इतना कहते ही विराज बाथरूम से निकलकर रूम में चला गया। ईशानी समझ ही नहीं पा रही थी कि अभी अभी उसके साथ क्या हो गया। वो वहीं खड़ी खड़ी बड़बड़ाने लगी, ये आदमी पागल हो गया है? इसने मेरा फोन बाथटब में क्यों फेंका? ईशानी ने जब अपना फोन बाहर निकाला तो वो पूरी तरह से भीग चुका था। अब ईशानी चाह कर भी अपने लिए कैब नहीं बुला सकती थी। परेशान होकर ईशानी वही दरवाजे का सहारा लेकर खड़ी हो गई। तभी बाहर से विराज की आवाज आई, तुम चाहे तो मेरा नाइट ड्रेस पहनकर सो सकती हो। इस पर ईशानी को विराज किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। ईशानी ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया और शावर लेकर विराज का शर्ट पहनकर बाहर आ गई। बाहर आते ही उसने देखा कि विराज बिस्तर पर लेटा किताब पढ़ रहा था। ईशानी ने एक पल के लिए कुछ सोचा और वो विराज से बोली, गुड नाइट मिस्टर ओबरॉय, आप आराम कीजिए, मैं गेस्ट रूम में जाकर सो जाती हूँ। विराज ने उसकी तरफ देखे बिना ही जवाब दिया, यहीं सो जाओ, हम पहले भी तो 2 बार साथ सो चुके हैं। ये सुनकर ईशानी को अजीब सा फील हो रहा था। उसने घबराहट में अपने आप को 2 कदम पीछे कर लिया। जब विराज ने देखा कि ईशानी कुछ ज्यादा ही सोच रही है, तब उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम जो सोच रही हो मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो चिल। तुम मेरे टाइप की नहीं हो ईशानी, फिक्र तुम्हें नहीं मुझे होनी चाहिए। विराज की कही इस बात से ईशानी का चेहरा ही उतर गया। विराज ने अनजाने में ही सही मगर उसकी इंसल्ट की थी। जब तक विराज को इस बात का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो गई थी। विराज ने फिर बात को वही खत्म करते हुए कहा, बहुत वक्त हो गया है, मुझे सोने दो अब, और तुम भी सो जाओ। ईशानी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने अपने दिल पर पत्थर रखा और वहीं बेड पर लेट गई। ईशानी की आंखों के आगे अब तक वही किस वाला दृश्य घूम रहा था। यही सोचते सोचते ईशानी कब सो गई उसे पता नहीं चला, मगर विराज की आंखों से नींद अभी कोसों दूर थी। भले ही वो नशे में था, मगर इतना भी नहीं कि उसे कुछ याद ना हो। जब ईशानी के होंठ उसके गालों को छू रहे थे तब विराज अपने आप को काबू नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो भी ईशानी को चूमने लगा था। उस वक्त तक विराज अपने आप को ईशानी से दूर नहीं करना चाहता था, मगर ईशानी डर न जाए ये सोचकर विराज उल्टी करने के बहाने बाथरूम में चला गया था। मगर वो पल विराज के जहन में कैद हो चुके थे और उन्हें भूलना बिल्कुल आसान नहीं था। देखते ही देखते सुबह हो गई। जब ईशानी की नींद खुली तो विराज उसके साथ नहीं था। ईशानी ने उठकर अंगड़ाई ली, तभी उसने देखा कि कोई दरवाजा नॉक कर रहा है। उसी ही पल में पर्दे के पीछे से 2 मेड्स चलकर अंदर आई। उन्होंने ईशानी को एक व्हाइट ड्रेस देते हुए कहा, मिस मेहता ये पहन लीजिए और नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आ जाइए, सर आपका इंतजार कर रहे हैं। ईशानी कुछ सवाल करती है उसके पहले ही मेड ने कहा, और हाँ, सर ने कहा है कि अगर आप ये ड्रेस पहनकर नीचे नहीं आई तो सर आपके मोबाइल के लिए नुकसान के लिए कंपेंसेट नहीं करेंगे। इतना कहकर वो दोनों रूम से चली गई। ईशानी ने फ्रस्ट्रेट होकर अपना सर पकड़ लिया। विराज वही करता था जो उसके मन में आता था, उसे सामने वाले की कोई परवाह नहीं थी। मगर अब तो ईशानी को इन सब की आदत हो चुकी थी। वो तुरंत तैयार होकर नीचे चली आई। विराज हाथ में कुछ फाइल लिए उन्हें पढ़ रहा था। एपी भी वहीं बगल में खड़ा था। गुड मॉर्निंग ईशानी जी, उसने ईशानी को ग्रीट करते हुए कहा। ईशानी थोड़ी अनकंफर्टेबल नजर आ रही थी। उसने एपी और विराज को देखकर कहा, गुड मॉर्निंग एपी, गुड मॉर्निंग मिस्टर ओबरॉय। बजाय इसके कि विराज उसे जवाब देता, उसने ईशानी से कहा, तुम मुझे विराज बुला सकती हो। ईशानी चौंक गई मगर उसने कुछ नहीं कहा। विराज अपनी जगह से उठा और डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगा। ईशानी भी उसके पीछे पीछे चल दी। हैरानी तो उसे तब हुई जब विराज ने उसके लिए चेयर खींची। ऐसा तो एक जेंटलमैन अपनी पसंदीदा लड़की के लिए ही करता है। ईशानी थोड़ी नर्वस होकर चेयर पर बैठ गई। विराज रुका नहीं, अब वो ईशानी की प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व करने लगा। ये देखकर ईशानी ने भी जूस का ग्लास विराज की तरफ बढ़ा दिया। दोनों नाश्ता कर रहे थे कि अचानक विराज बोल पड़ा, ईशानी तुम श्रवण को अपने कपड़े का साइज बता दो। मुझे यहाँ तुम्हारी जरूरत है, तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ रहने के लिए तैयार रहो। सिक्योरिटी के पास जाकर अपने फिंगरप्रिंट्स भी स्कैन करवा लो। ये सुनकर ईशानी पूरी तरह से हैरान हो गई, मगर वो सुबह सुबह कुछ कहकर विराज का मूड खराब नहीं करना चाहती थी,
क्योंकि विराज का गुस्सा हमेशा ईशानी पर बड़ा भारी पड़ता था। ईशानी ने एक पल कुछ सोचा और विराज से बोली, क्या कुछ देर बाद मैं घर जा सकती हूँ? मुझे कुछ जरूरी काम है। इस विराज ने सिर हिलाते हुए हाँ कह दिया। नाश्ते के बाद ईशानी ने विराज के कहे कुछ काम निपटाकर अपने घर के लिए निकल गई। उसके जाने के बाद एपी ने विराज से सवाल किया, सर क्या हम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं? जवाब में विराज ने मना करते हुए कहा, नहीं, आज तुम छुट्टी ले लो। इतना कहकर विराज अपने कमरे में चला गया। वहां खड़े एपी को इस बात का अंदाजा लग गया था कि एक बार फिर से विराज का मूड खराब हो गया है। ईशानी करण के पास पहुंच गई। उसने उसे एक लिफाफा देते हुए कहा, भाई आपको अकाउंट खुलवाना था ना, मैंने खुलवा दिया। ये लीजिए आपका एटीएम कार्ड। ये देखकर करण की आंखें चमक उठी। उसने ईशानी से कहा, ईशानी अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये सुनकर ईशानी ने हंसते हुए कहा, ठीक है भाई, अब से आप मेरा ख्याल रखना। करण समझता था कि ईशानी सिर्फ उसे खुश करने के लिए ऐसा कह रही है। छोटी बहन को इतना खुश देखकर करण भी मुस्कुराने लगा। कुछ देर बाद नरकटपल्ली सब्जियों और फलों से भरी थैली लेकर घर में आए। उन्होंने ईशानी से कहा, मैडम जी, वो आपका सामने वाला पड़ोसी आपके बारे में पूछ रहा था। नए नए पड़ोसी का ऐसा पूछना ईशानी को अजीब सा लगा। उसने नरकटपल्ली से पूछा, मेरे बारे में? वो मेरे बारे में क्या पूछ रहा था? नरकटपल्ली ने जवाब दिया, वो पूछ रहा था कि आपका कोई बॉयफ्रेंड या मंगेतर है या नहीं। ईशानी को शुरुआत से ही ये नया पड़ोसी कुणाल थोड़ा चिपकू और अजीब किस्म का लग रहा था। ईशानी ने एक पल सोचा और नरकटपल्ली से बोली, अंकल मुझे वो पड़ोसी कुछ अजीब सा लगता है। आगे से अगर वो हमारे बारे में कुछ पूछे तो जवाब मत दीजिएगा। ये सुनकर नरकटपल्ली ने कहा, ओके मैडम जी, जैसा आपका है। सब्जियां और फल लेकर किचन में जाने से पहले नरकटपल्ली पलट कर बोले, वैसे मैडम जी, वो लड़का देखने में तो ठीक है, मगर हमको उसकी नजर ठीक नहीं लगती। आप भी उससे बच के रहना। ईशानी को नरकटपल्ली की बात ठीक लगी। उसने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भर दी। कुछ देर बाद ईशानी किसी काम से बिल्डिंग के नीचे वाले मार्केट तक जाने के लिए बाहर निकली। उसके बाहर निकलते ही कुणाल उसके पीछे लग गया। हाय ईशानी, कैसी हो? कुणाल के सवाल पर ईशानी ने एक छोटी सी स्माइल जरूर दी, मगर कुछ कहा नहीं। लेकिन कुणाल इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने ईशानी से कहा, ईशानी, मैंने सभी पड़ोसियों के लिए एक वेलकम पार्टी रखी है, क्या तुम आना चाहोगी? ईशानी लिफ्ट में जाते हुए बोली, माफ करना, मगर मुझे लोगों से दोस्ती बढ़ाने में कुछ खास दिलचस्पी नहीं है। ईशानी ने कुछ भी सोचे बिना उसे सीधे सीधे मना कर दिया। लेकिन मैं तो तुम्हें अच्छे इरादे से इनवाइट कर रहा हूँ, तुम्हें आना ही होगा प्लीज। इतना कहकर कुणाल लिफ्ट में आ गया। ईशानी ने अपने आप को उससे थोड़ा दूर करते हुए कहा, सॉरी, लेकिन मैं नहीं आना चाहती। ईशानी का बार बार ना कहना कुणाल जैसा जिद्दी और घमंडी शख्स सह नहीं पाया और गुस्से से बेकाबू हो गया। उसने ईशानी की बाहें पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या ईशानी अपने आप को कुणाल के गुस्से से बचा पाएगी या कुणाल होगा अपने मकसद में कामयाब? जानने के लिए सुनते रहिए माय सीक्रेट हस्बैंड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कुणाल की ऐसी हरकत देखकर ईशानी को गुस्सा आ गया। उसे कुणाल से ऐसी किसी हरकत की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, ना ही ऐसी किसी सिचुएशन के लिए ईशानी तैयार थी। उसने चिढ़कर कुणाल से कहा, छोड़ो मुझे। ईशानी को छटपटाते हुए देखकर कुणाल ने उसे जोर से गले लगा लिया और बोला, ईशानी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मेरी बन जाओ। ईशानी ये पूरी तरह शौक थी। कुणाल इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता था? उन दोनों की मुलाकात कल ही तो हुई थी। क्या उसमें जरा भी तमीज नहीं थी? कोई बिना किसी जान पहचान के इतनी बेशर्मी कैसे दिखा सकता है? ईशानी पीछे हटते हुए अपने आप को उससे दूर करने की कोशिश करने लगी। ईशानी दांत पीसते हुए कुणाल से बोली, मिस्टर शर्मा, अपनी हद में रहिए, छोड़िए मुझे। मगर इस समय कुणाल कुछ भी समझना चाहता ही नहीं था। वो कुछ भी करके बस ईशानी को हासिल करना चाहता था।
कुणाल ने सारे पैतरे आजमा लिए थे, मगर फिर भी ईशानी उसके चंगुल में फंस नहीं रही थी। मगर आज कुछ भी करके वो ईशानी को अपना बनाना चाहता था। ईशानी ने कुछ कदम पीछे लिए, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। वो लिफ्ट की ठंडी दीवार से टकरा गई। कुणाल उसे किसी शिकारी की तरह देख रहा था। ईशानी की आंखों में डर जाहिर था। अब बस किस्मत ही उसे बचा सकती थी। तभी अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुला। ईशानी ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी और उसकी जान में जान आई। तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम मेरी ईशानी को छूने के लायक भी हो? लिफ्ट के बाहर खड़े विराज ने कुणाल को गुस्से से घूरते हुए कहा। जैसे ही ईशानी ने उसे देखा, वो भागकर विराज के पीछे खड़ी हो गई। आज तक कभी भी उसने विराज को इतना बेसब्री से नहीं देखा था। जैसे ही ईशानी उसके पास गई, विराज की आंखों में खुशी की झलक नजर आई। ईशानी ने घबराकर विराज का हाथ पकड़ा और उसका नाम पुकारा। विराज ने उसे कंफर्टेबल करने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। कुणाल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी दिन उसका सामना विराज ओबरॉय से हो जाएगा। उसने आज तक सिर्फ विराज के गुस्से की कहानियां सुनी थी, मगर आज वो खुद विराज के गुस्से के निशाने पर था। कुणाल की सिट्टी पिट्टी ऐसे गुम हुई कि वो बिना कोई देर किए वहां से भाग गया। आखिरकार विराज ओबरॉय के गुस्से का सामना करने की हिम्मत उसमें कहाँ थी। उसे भागते हुए देखकर ईशानी को समझ में नहीं आया कि उसे गुस्सा करना चाहिए या हंसना चाहिए। जैसे ही ईशानी अपने होश में वापस लौटी, वो तुरंत विराज से दूर हो गई। आप यहाँ कैसे? ईशानी ने विराज से सवाल करते हुए कहा। और आपको मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला? मेरी वजह से तुम्हारा मोबाइल खराब हो गया था, इसीलिए मैं तुम्हें नया मोबाइल दिलाने यहाँ आया हूँ। लेट्स गो। तुम्हें जो भी मोबाइल चाहिए तुम ले सकती हो। विराज की ये बात सुनकर ईशानी ने मुस्कुराकर कहा, वो एक्चुअली मुझे घर का कुछ सामान लेने जाना है। क्या हम फिर कभी चल सकते हैं? विराज ईशानी की हिचकिचाहट को समझ रहा था। उसने ईशानी का हाथ पकड़ा और बोला, चलो, बाहर ही तो जा रहे हैं, जो भी लेना है सब एक साथ ले लेंगे। जब ईशानी और विराज पार्किंग में उसकी कार के पास गए, सब मुड़कर दोनों को देख रहे थे। ये देखकर ईशानी कॉन्शियस हो गई और जल्दी से कार में बैठ गई। ईशानी का अगले दिन के अखबार की खबर में होने का कोई इरादा नहीं था। कुछ दूर जाने के बाद ईशानी ने कुछ सोचा और वो विराज से बोली, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक सुपरमार्केट है, आप बाहर ही रुकिएगा, मैं जल्दी से जाकर अपना सामान ले आऊंगी। ईशानी की कही ये बात सुनकर विराज के चेहरे पर थोड़ी सी नाराजगी नजर आई। ये बात ईशानी की नजर से छूटी नहीं थी। उसने अपनी बात को कवर अप करते हुए विराज से कहा, अब आप इतने हैंडसम और फेमस हैं कि आपको देखकर दुकानदार मुझे सामान देने की बजाय आपकी फोटो ही खींचता रहेगा। वैसे तो ईशानी ने ये बात इसीलिए कही थी क्योंकि वो भीड़ और गॉसिप का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन विराज ने उसकी कही इस बात का मतलब अपने हिसाब से निकाल लिया था। ईशानी के नजरिए से विराज बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग था और ईशानी ये नहीं चाहती थी कि बाकी लड़कियां उसे देखें। जब विराज ने ये सोचा तो उसने हल्की मुस्कान के साथ ओके कह दिया। उसके जवाब से ईशानी हैरान रह गई थी क्योंकि विराज को कन्विंस करना कोई आसान काम नहीं था। जैसे ही सुपरमार्केट आया, ईशानी वक्त गवाए बिना तुरंत अंदर चली गई। वापस आने के बाद विराज ईशानी को एक बड़े से शोरूम में ले गया। वहाँ सारे ब्रांड्स के मोबाइल फोन्स मिलते थे। वहाँ आए सभी लोग डिस्प्ले में लगे हुए मोबाइल फोन्स में से फोन सेलेक्ट कर रहे थे। ईशानी भी वहीं जाकर खड़ी होने वाली थी, मगर वो ये कैसे भूल सकती थी कि वो यहाँ आज विराज ओबरॉय के साथ आई थी। विराज सीधा ईशानी को मैनेजर के ऑफिस में ले गया। उसने कुछ कहे बिना ही शॉप में मौजूद सारे टॉप मॉडल के मोबाइल फोन्स उसके सामने रख दिए। ईशानी ने जब उन सारे मोबाइल फोन्स की कीमत देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन मोबाइल फोन्स की कीमत ईशानी के 2 महीने की सैलरी से भी ज्यादा थी। ईशानी धीरे से विराज के कानों में बोली, विराज, मुझे मोबाइल की कोई जल्दी नहीं है, मैं कुछ दिन एडजस्ट कर लूंगी। ये सुनकर विराज ने उसे घूर कर देखा। वो भी ईशानी से धीमी आवाज में बोला, तुमसे किसने कहा है कि ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ? मुझे आधी रात में भी तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। बिना मोबाइल फोन के मैं तुमसे कांटेक्ट कैसे करूंगा? अब आसमान से आकाशवाणी तो होगी नहीं। विराज के पास ईशानी का मुंह बंद करने के लिए हजारों तरीके थे। ईशानी ने आगे कुछ नहीं कहा। मैनेजर ने सारी कीमती मोबाइल फोन विराज के सामने रख दिए।
मगर विराज की आंखों में किसी भी एंगल से कोई भी सेटिस्फैक्शन नजर नहीं आ रहा था। उसने फिर मुंह बनाते हुए मैनेजर से कहा, क्या तुम्हारे पास बस इतने ही मोबाइल फोन हैं? मैनेजर ने लाचार होकर हाँ में सर हिला दिया। वो आगे सफाई देते हुए बोला, सर ये सारे मोबाइल काफी अच्छे और मॉडर्न है। इन मोबाइल फोन के फीचर्स भी काफी एडवांस है। ये मोबाइल फोन काफी ट्रेंड में चल रहे हैं। उसके बाद मैनेजर उन मोबाइल फोन की तारीफों के पुल बांधने लगा। जब ईशानी भी ध्यान देकर सुनने लगी तो वो काफी इम्प्रेस्ड हो गई, लेकिन विराज को किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ईशानी ने सोचा कि उन सब में से जो बाकियों से सस्ता होगा वो वही मोबाइल फोन खरीदेगी, ताकि उसकी किस्तें भरने में ईशानी को तकलीफ ना हो। मगर इससे पहले ईशानी कुछ कह पाती, विराज ने मैनेजर को बीच में ही बोलते हुए रोक दिया और उसने अपनी डिमांड सुनाते हुए बोला, मुझे एक कस्टमाइज्ड फोन बनवाना है। उसने आगे अपना फोन मैनेजर को दिखाया और बोला, एकदम ऐसा ही फोन चाहिए मुझे, सेम टू सेम, वो भी जल्द से जल्द। विराज की कही ये बात सुनकर मैनेजर की आंखें चमकने लगी। वहीं दूसरी तरफ ईशानी के चेहरे का रंग उड़ गया। एक कस्टमाइज्ड मोबाइल फोन तो इन सभी ब्रांडेड मोबाइल फोन से भी ज्यादा महंगा आता था। ईशानी एक मोबाइल फोन पर इतना खर्च करना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, मगर विराज उसकी एक नहीं सुनने वाला था। उसके पास तो उन सभी फीचर्स के लिए एक लंबी लिस्ट तैयार थी जो वो ईशानी के लिए कस्टमाइज्ड मोबाइल फोन में चाहता था। थोड़ी ही देर में ईशानी के हाथों में उसका नया फोन था, जिसकी कीमत 5.5 लाख के आसपास थी। जब विराज ने उस कस्टमाइज्ड मोबाइल फोन के पैसे दिए तो ईशानी को इस बात का एहसास हुआ कि उस पर विराज का एक और एहसान चढ़ गया है, जिसे चुकाना ईशानी के लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा। ईशानी विराज से बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर कहीं विराज गुस्सा ना हो जाए, इस डर से ईशानी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। इसलिए ईशानी ने वो कस्टमाइज्ड मोबाइल फोन लिया और विराज को थैंक यू कहकर अपने घर चली गई। दूसरी तरफ जब नायरा सिंघल को इस बात का पता चला कि ईशानी और विराज अभी भी साथ है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जहां तक उसका अंदाजा था, ये बात पता चलने के बाद कि ईशानी किसी लड़के के साथ एक ही घर में रही थी, विराज जिंदगी में कभी उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। बजाय ईशानी को अपनी जिंदगी से धक्के मारकर बाहर निकालने के, विराज उसके लिए कस्टमाइज्ड मोबाइल फोन खरीद रहा था। इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, नायरा ने चीख कर कहा। अचानक से उसके दिमाग में ख्याल आया और उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से काला पड़ गया। नायरा की आंखों में एक अलग ही आग नजर आ रही थी। उसने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, विराज, ये सब करने के लिए तुम ही मुझे मजबूर कर रहे हो। उसने फिर दांत भींचते हुए कुणाल शर्मा को कॉल किया। मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त दे रही हूँ। 3 दिन के अंदर अंदर ईशानी मेहता पूरी तरह से बर्बाद हो जानी चाहिए। मैं नहीं जानती कि तुम ये सब कैसे करोगे, लेकिन मैं ईशानी से उसकी हर एक चीज छीनना चाहती हूँ। ये सुनकर फोन की दूसरी तरफ पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद कुणाल शर्मा ने डरते हुए कहा, लेकिन विराज ओबरॉय का क्या? जब नायरा ने देखा कि कुणाल विराज से घबरा रहा है तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वो चिढ़कर कुणाल से बोली, तुम्हें पैसे मैं देती हूँ या विराज ओबरॉय देता है? नायरा ने फिर एक गहरी सांस ली और वो कुणाल को एक ऑफर देते हुए बोली, जब तक तुम उस चुड़ैल को बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें अपनी सेफ्टी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें विराज ओबरॉय से बचाऊंगी। ईशानी अभी भी अपने हाथ में पकड़े कस्टमाइज्ड मोबाइल फोन को देखकर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसे ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। उसने फिर अपने आप को शांत किया और मन ही मन इस बात का फैसला कर लिया कि धीरे धीरे करके वो विराज ओबरॉय के सारे पैसे चुका देगी। घर पहुंचने के बाद ईशानी ने देखा कि नरकटपल्ली ने सारा लंच बना दिया था। ईशानी फ्रेश हुई और करण के कमरे में उसे खाने के लिए बुलाने गई। भाई, आप क्या कर रहे हैं? किस काम में इतना बिजी हो गए हो? ईशानी ने करण से सवाल करते हुए पूछा। उसने देखा कि करण कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ देख रहा था। ईशानी को कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी दिख रहा था वो समझ नहीं पाई। मैं गेम खेल रहा हूँ, करण ने जवाब में कहा। करण को हमेशा से ही कुछ अजीब सी चीज पसंद आती थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइंस नजर आ रही थी और कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। ईशानी ने ज्यादा नहीं सोचा। अब तक उसका भाई खुश था,
ईशानी को कोई फिक्र नहीं थी। अब बाद में गेम खेल लीजिएगा, चलिए हम साथ में खाना खाते हैं। करण ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया। जल्दी आइए भाई, मैं टेबल पर आपका इंतजार कर रही हूँ, ईशानी ने करण से कहा और कमरे के बाहर चली गई। ईशानी के जाने के बाद करण के कंप्यूटर स्क्रीन पर एक मैसेज बॉक्स फ्लैश होने लगा। उस मैसेज में लिखा था, स्पाइडर तुम तो बहुत कमाल के हो, तुमने इस वॉल को बहुत ही आसानी से तोड़ दिया, तुम जीत चुके हो, हम जल्द ही तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। ये पढ़ने के बाद करण के हैंडसम चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। करण ने अपना अकाउंट नंबर लिखा तो मैसेज बॉक्स में फिर से एक मैसेज आया, हमें तुम्हारा अकाउंट नंबर पता है स्पाइडर, हम बार बार तुमसे हार जो जाते हैं, लेकिन हम फिर से एक तगड़ा मुकाबला करेंगे। इस मैसेज पर करण ने सिर्फ एक शब्द में रिप्लाई किया, ओके। करण ने फिर अपना कंप्यूटर बंद किया और वो बाहर आया। उसे देखकर ईशानी ने कहा, भाई आपको भिंडी पसंद है ना, सिर्फ आप ही के लिए बनाई है, आइए। करण जाकर उसके साथ बैठ गया और जवाब में बोला, जो ईशानी को पसंद है वही मुझे पसंद है। उसकी ये बात सुनकर ईशानी मुस्कुराने लगी। नरकटपल्ली ने ईशानी से कहा, मैडम जी तुम दोनों काफी करीब हो, ये अच्छी बात है जी। उनकी इस बात का जवाब देते हुए ईशानी ने कहा, क्योंकि इस पूरी दुनिया में सिर्फ हम ही एक दूसरे का परिवार है। ईशानी ने फिर एक नजर करण की तरफ देखा और आगे बोलने लगी, कहने को तो हम दोनों अनाथ नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी किसी अनाथ जैसे ही गुजर रही है। हमारी माँ अपने नए परिवार के साथ खुश है, लेकिन उनका परिवार हमें अपना नहीं मानता। अब जिंदगी में मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, बस चाहती हूँ कि मेरे भैया एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जिए। ईशानी की ये बात सुनते ही करण की आंखें चमकने लगी। करण ने फिर ईशानी की तरफ देखा और उसे कहा, ईशानी तुम सबसे ज्यादा जरूरी हो। अपनी भाई की कही ये बात सुनकर ईशानी का दिल भर आया, वो इमोशनल हो गई। उसने एक प्यारी सी स्माइल के साथ करण से कहा, भाई आप भी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो। उन दोनों का प्यार देखकर नरकटपल्ली को बहुत खुशी हुई और वो तीनों साथ में खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद ईशानी कुछ ईमेल्स चेक करने लगी। ईशानी को हैरानी हुई जब उसने देखा कि किसी ने उसकी प्रॉपर्टी फीस पहले ही जमा कर दी थी। ईमेल में उसे प्रॉपर्टी फीस जमा करने की रसीद मिली थी। ईशानी अपने आप से ही बातें करते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है। नरकटपल्ली ने जब उसे उलझन में देखा तो उससे उसकी उलझन का कारण पूछा। फिर उन्हें कुछ याद आया और वो ईशानी से बोले, मैडम जी थोड़ी देर पहले करण इस सब के बारे में पूछ रहा था, वो जानना चाहता था कि घर चलाने में क्या क्या खर्च आते हैं। उनकी कही ये बात सुनने के बाद ईशानी कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी प्रॉपर्टी फीस किसने जमा कराई थी। ईशानी ने फिर सोचा कि जब वो प्रॉपर्टी ऑफिस जाएगी तब इसके बारे में पूछ लेगी। मैडम जी मेरा बेटा शहर आया हुआ है, क्या मैं आज के दिन छुट्टी ले सकता हूँ। नरकटपल्ली ने ईशानी से सवाल किया तो वो तुरंत बोली, हाँ अंकल क्यों नहीं, आप बस 1 मिनट रुकिए। ये कहकर ईशानी ने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और नरकटपल्ली के हाथों में रखते हुए बोली, मेरे पास फिलहाल इतने ही है, मना मत कीजिएगा प्लीज, आप अपने बेटे के लिए इससे कुछ तोहफा खरीद लीजिए। नरकटपल्ली ने ईशानी को शुक्रिया कहा और चले गए। उनके जाने के बाद ईशानी किताब पढ़ने बैठ गई और करण फिर से अपना कंप्यूटर शुरू करके बैठा हुआ था। घर में काफी शांति थी कि तभी अचानक से डोरबेल बजी। ईशानी ने दरवाजा खोला तो सामने सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। मैडम नीचे आपसे कोई मिलने आया है, कह रहे हैं कि आपके लिए एक जरूरी पार्सल है और वो सिर्फ आप ही को देंगे। ये सुनकर ईशानी को लगा कि जरूर विराज ने उसके लिए कुछ भेजा होगा। ईशानी उस गार्ड के साथ सिक्योरिटी ऑफिस की तरफ चली गई। भले ही वो जा रही थी मगर ईशानी का सिक्स्थ सेंस उसे कुछ गलत होने की चेतावनी दे रहा था। जब सिक्योरिटी ऑफिस में पहुंची तो वहां कोई नहीं था। गार्ड ने उसे कहा, मैंने तो उनसे इंतजार करने को कहा था, शायद वो जल्दबाजी में थे इसलिए चले गए। ईशानी ने ज्यादा नहीं सोचा और वो अपने घर चली गई। मगर जैसे ही ईशानी अपने घर के अंदर गई उसके पैरों तले जमीन सरक गई। ऐसा क्या देखा था ईशानी ने जिसने उसके होश उड़ा दिए। क्या फिर से किसी मुसीबत में पड़ जाएगी ईशानी? जानने के लिए सुनते रहिए माई सीक्रेट हस्बैंड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
जैसे ही ईशानी घर के अंदर गई, उसने देखा कि करण घर में नहीं है। वो घबराहट के मारे करण का नाम पुकारने लगी, मगर कोई जवाब नहीं आया। ईशानी ने कुछ सोचा और वो बाहर जाने लगी। उसे लगा कि करण जरूर बागीचे में गया होगा, मगर तभी किसी ने ईशानी के फोन पर एक कॉल किया। पहले तो ईशानी उसे इग्नोर करना चाहती थी, मगर कुछ सोचने के बाद उसने कॉल रिसीव किया और उसके बाद ईशानी के चेहरे का रंग उतर गया। एक अननोन नंबर से आए हुए कॉल पर किसी अनजान आदमी ने कहा, ईशानी जी, अगर आप चाहती हैं कि ये इंसान सही सलामत आपके पास लौट आए, तो जल्द से जल्द मेरे भेजे पते पर पहुंच जाइए। और अगर आपने ज्यादा दिमाग चलाने की कोशिश की, तो अंजाम क्या होगा, इसका भी अंदाजा लगा लीजिएगा। इससे पहले कि ईशानी कुछ बोल पाती, उस शख्स ने कॉल कट कर दिया। कॉल कटने के तुरंत बाद ईशानी को एक लोकेशन शेयर की गई। इस कॉल के बाद ईशानी पूरी तरह से डर गई थी। इस पूरी दुनिया में करण अकेले ही उसका परिवार था और अब बात उसकी सलामती की आई, तो ईशानी ने ज्यादा कुछ सोचे बिना किडनैपर के दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ही सही समझा। ईशानी तुरंत दिए गए लोकेशन के लिए रवाना हो गई। पुलिस को कॉल करने का ख्याल तक उसके दिमाग में नहीं आया। वो किसी भी हालत में अपने प्यारे भाई करण की जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। ईशानी जल्दी से टैक्सी में बैठी और किडनैपर की भेजी हुई लोकेशन पर जाने के लिए निकल गई। पूरे रास्ते ईशानी काफी बेचैन थी। अचानक से उसका फोन बजा। ईशानी ने इस उम्मीद से देखा कि उस किडनैपर ने फिर से कॉल किया होगा, मगर मोबाइल स्क्रीन पर विराज का नाम फ्लैश होते हुए देखकर ईशानी ने उसका कॉल कट कर दिया। इस पॉइंट पर ईशानी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बस उसके करण भाई की सलामती थी, मगर दूसरी तरफ ऐसा नहीं था। आज तक कभी भी किसी ने विराज का कॉल कट नहीं किया था। उसकी आंखें नाराजगी से भरी थी। विराज ने पास खड़े एपी से कहा, ईशानी को तब तक कॉल करो जब तक वो मेरा कॉल नहीं उठाती। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉल काटने की। विराज की कही ये बात सुनकर एपी दंग रह गया। वो ईशानी की तरफदारी करते हुए बोला, सर, आमतौर पर ईशानी मैम कभी भी कॉल नहीं काटती। अपने काम को लेकर वो काफी प्रोफेशनल है। वो जरूर किसी प्रॉब्लम में होगी। एपी की कही ये बात सुनकर विराज के चेहरे का रंग बदल गया। कस्टमाइज्ड मोबाइल फोन की वजह से विराज कभी भी ईशानी की लोकेशन का पता लगा सकता था। उसने कुछ सोचा और अपने असिस्टेंट एपी से कहा, लोकेट हर राइट नाउ। मुझे पता करना है कि वो कहाँ है, किसके साथ है और क्या कर रही है। एपी ने हामी भर दी और वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में ईशानी दी हुई लोकेशन पर पहुंच गई। ये पुरानी फैक्ट्री का इलाका था जो अब खाली ही रहता था। कोई भी वहां आना जाना नहीं करता था। ईशानी ने टैक्सी वाले को पैसे दिए और जल्दी से अंदर की तरफ भागी। जैसे ही ईशानी गेट के अंदर गई, कुछ लड़के मोटरसाइकिल लेकर उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे। उसके साथ ये सब क्या हो रहा था ये समझने में ईशानी को मुश्किल हो रही थी। 4-5 राउंड्स उसके इर्द गिर्द घूमने के बाद आखिरकार वो सब रुक गए। उनमें से एक लड़का अपनी मोटरसाइकिल से उतरा और ईशानी के सामने आकर खड़ा हुआ। ईशानी को लालच भरी नजरों से देखते हुए उसने गंदी सी हंसी के साथ कहा, तुम्हारे अंदर तो काफी हिम्मत है। तुमने यहाँ अकेले आने के बारे में सोच भी कैसे लिया? ये सुनकर ईशानी उस आदमी की बात का जवाब देने के बजाय उससे उल्टा सवाल करते हुए बोली, वो कहाँ है? तुमने जैसा कहा था मैं यहाँ आ गई हूँ, अब उसे जाने दो। भले ही इस वक्त ईशानी काफी घबराई हुई थी, मगर वो ये सब अपने चेहरे पर ना दिखाने में कामयाब रही। जैसे ही उन सब आदमियों ने ईशानी की कही ये बात सुनी, वो जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ईशानी भोली थी या बेवकूफ। उन सब के ऐसे रिएक्शन को देखकर ईशानी कंफ्यूज हो गई। उस आदमी ने ईशानी से कहा, अरे छमिया, तुम जिस लड़के के लिए यहाँ आई हो वो हमारे पास है ही नहीं। हमें तो किसी ने पैसा दिया था तुम्हारे साथ। उस आदमी ने अपनी बात बीच में ही रोक दी। जिस तरह के एक्सप्रेशन इस वक्त उसके चेहरे पर थे, उसके बिना पूरी बात कहे ही ईशानी सब समझ चुकी थी। इस बात पर ईशानी डर से कांपने लगी थी। उसके चेहरे का रंग काला पड़ गया। ईशानी ने कुछ कदम पीछे लिया और घबराते हुए सवाल किया, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? ये सब करने के लिए तुम्हें किसने कहा? ईशानी के दिमाग में पहला नाम नायरा सिंघल का आया। ईशानी ऐसी कोई बड़ी हस्ती नहीं थी जिसके बहुत दुश्मन थे। कोई भी उसके साथ बदला लेने के लिए ऐसा कुछ नहीं करता।
ईशानी ने बस जाने अनजाने में एक इंसान को नाराज किया था और वो थी नायरा। ईशानी ये बात अच्छे से जानती थी कि नायरा जैसी अमीर लड़की के लिए ये सब करवाना कोई मुश्किल काम नहीं था। ईशानी के पूछे सवाल का जवाब देते हुए उस आदमी ने कहा, अरे मेरी जानेमन, क्या फर्क पड़ता है, किसी ने भी कहा हो। तुम ज्यादा मत सोचो, अब जो करना है वो हम कर लेंगे। और हाँ, हमारे साथ एक कैमरा भी होगा। हम सब ने मिलकर पूरा सेटअप कर लिया है। जैसे ही ईशानी ने उस आदमी की ये कही बात सुनी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ईशानी को अब अपनी जान की परवाह होने लगी। ईशानी ने आओ देखा न ताओ और सीधा वहां से भागने की कोशिश करने लगी। वो किसी के बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फंस चुकी थी, लेकिन इससे पहले वो भाग पाती, किसी ने उसके सिर पर एक जोरदार वार किया। इससे पहले ईशानी कुछ समझ पाती, वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। दूसरी तरफ एपी ने बड़ी ही आसानी से ईशानी की लोकेशन ट्रैक कर ली। जब विराज ने देखा कि ईशानी उस बंद पड़ी फैक्ट्री के आसपास है, तो वो कुछ समझ नहीं पाया। एपी ने कुछ सोचकर विराज से कहा, सर, ये जमीन और फैक्ट्री तो सिंघल खानदान के कब्जे में आती है ना, मगर यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं जिससे मिस ईशानी का लेना देना हो, ना ही किसी का वहाँ आना जाना होता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, कुछ गुंडे ने उस बंद पड़ी फैक्ट्री को अपना अड्डा बना रखा है। सिंघल खानदान अपने हर छोटे बड़े मामले को वहीं निपटाता है, लेकिन मिस ईशानी वहाँ क्या कर रही है? ये सुनते हुए विराज की आंखें गहरी हो गई। उसे इस बात पर यकीन हो रहा था कि ईशानी किसी मुसीबत में फंस चुकी है। ईशानी की किसी मुसीबत में होने के बारे में सोचकर ही विराज को बेचैनी होने लगी। विराज ने ऑर्डर देते हुए कहा, एपी, अभी के अभी हमारे आदमियों को वहां भेजो और ईशानी को यहाँ ले आओ। अगर कोई बीच में आने की कोशिश करे तो उसकी जान ले लो। मुझे ईशानी सही सलामत मेरी आंखों के सामने चाहिए। ये सुनते ही एपी विराज के ऑर्डर फॉलो करने में लग गया। विराज ने पहले ही नायरा से कहा था कि ईशानी को कुछ भी हुआ तो उससे बुरा कोई नहीं होगा, मगर फिर भी नायरा ने विराज की वार्निंग को नजरअंदाज करने की हिम्मत की थी। अब जब उसने अपने मन का करने की ठान ही ली थी, तो विराज के पास भी उसे सबक सिखाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। कुछ देर बाद जब ईशानी को होश आया, तो उसका पूरा शरीर तप रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसे बहुत तेज बुखार है। ईशानी के पूरे बदन में एक अलग ही तरह की कमजोरी महसूस कर रही थी। करण के लिए फिक्रमंद होते हुए ईशानी एक बहुत बड़ी बेवकूफी करके नायरा के बिछाए हुए जाल में फंस चुकी थी। ये गुंडे कुछ ही वक्त में ईशानी के साथ जबरदस्ती करने वाले थे। इस सब के साथ ईशानी अपने आगे की जिंदगी कैसे गुजारती? वो अपने आप को आईने में कैसे देखती? समाज में लोगों का सामना कैसे करती? ये सब सोचते हुए ईशानी बिस्तर पर से उठने की कोशिश करने लगी, मगर जैसे ही वो मूव करने लगी, एक आदमी चिल्लाकर बोला, ये जाग गई है। उस आदमी की बात सुनकर बाहर से और कुछ आदमी उस कमरे के अंदर आए। उन्हें देखकर ईशानी और भी ज्यादा डर गई। उन सब में से एक आदमी ईशानी के सामने आया और उसका चेहरा अपने हाथ में पकड़कर बोला, तुम तो बहुत जल्दी जाग गई, लगता है ड्रग का डोज कम रह गया। कोई बात नहीं, इस हालत में भी तुम हमें आराम से खुश कर सकती हो। जब ईशानी ने ये सब सुना तो उसे ऐसा लगा मानो दुनिया खत्म होने वाली है। उसके आसपास कई सारे लोग थे, जगह जगह कैमरे लगे हुए थे, और थोड़ी देर में उसके साथ जो कुछ होने वाला था वो मौत से भी बदतर था। ये सब सोचकर ईशानी का सिर चकराने लगा। उसने गहरी सांस ली और वहां से बचकर भागने के बारे में सोचने लगी, मगर कमरे में एक ही दरवाजा था जिसके सामने कुछ हट्टे कट्टे आदमी खड़े थे। उसके अलावा इस पूरे कमरे में एक खिड़की तक नहीं थी। ईशानी ने सोचा, लूटी हुई इज्जत के साथ जीने से तो मरना बेहतर है। ईशानी बेड से उठकर बैठी और बेड के कॉर्नर पर अपना सर मारने लगी। ये देखकर एक आदमी ने उसे रोका, ए छमिया, मैंने कहा था ना ज्यादा दिमाग मत चलाओ। ये कहते ही उस आदमी ने ईशानी के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। उसने अपने साथी को इशारा किया तो वो दोनों मिलकर ईशानी के हाथों पर रस्सी बांधने लगे। वो आदमी ईशानी से आगे कुछ कहने ही वाला था कि तभी उन्हें बाहर कुछ शोर सुनाई दी। किसी ने कहा, चलो हम देखकर आते हैं बाहर क्या हो रहा है। उनके जाने के बाद बिना किसी उम्मीद से ईशानी किसी स्टैचू की तरह बैठी रही। उसे अब अपनी किस्मत से कोई होप नहीं थी। कुछ देर बीत जाने के बाद भी बाहर गए लोग वापस नहीं आए थे। ये देखकर बाकी सब भी बाहर चले गए। उस कमरे में बस ईशानी और एक आदमी बचा हुआ था।
वो आदमी ईशानी को बहुत ही गंदी नजरों से देख रहा था। अचानक से बहुत सारी भीड़ उस कमरे के अंदर आई। ईशानी कुछ भी समझने में नाकाम थी। वो देखना चाहती थी कि एकदम से क्या हो गया था, मगर अगले ही पल उसकी आंखें बंद होने लगी। उसकी नजर के सामने सब धुंधला सा हो गया। वो अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश करने लगी, मगर उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा था। कुछ ही देर में ईशानी को अपने गालों पर ठंडी उंगलियां महसूस हुई। एक जानी पहचानी सी खुशबू उसकी सांसों में घुल गई। ईशानी ने आंखें खोलकर देखा तो बस एक ही शब्द कह पाई, विराज। विराज ओबरॉय अपने सारे आदमियों के साथ उस फैक्ट्री में पहुंच चुका था। उसके वेल ट्रेन्ड फाइटर्स उन गुंडों की अच्छे से खातिरदारी कर रहे थे। कमरे में आते ही विराज ने देखा कि ईशानी अपने होश में नहीं थी। उसे छूने के बाद में विराज को पता चला कि उसका बदन आग की तरह तप रहा है। इन गुंडों ने ईशानी को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रग दिया था। ईशानी की हालत देखकर विराज का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया। इन आदमियों की हिम्मत कैसे हुई ईशानी के साथ ऐसा बर्ताव करने की। विराज ने पलटकर अपने फाइटर्स को देखा और उन्हें ऑर्डर देते हुए बोला, इन सब में से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। एक एक की जान ले लो और उनकी डेड बॉडीज तुरंत नायरा सिंघल को भेज दो। ये कहते हुए विराज की आवाज में गुस्सा और नफरत साफ साफ नजर आ रहा था। थोड़ी देर के बाद उस कमरे में बस विराज और ईशानी ही बचे थे। विराज जाकर ईशानी के पास बैठ गया। अगले ही पल ईशानी की आंखें खुली। जैसे ही उसने देखा कि उसके सामने बैठा इंसान विराज था, ईशानी रोने लगी। विराज ने हाथ आगे बढ़ाया और उसके आंसू पोंछने लगा। ईशानी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ देर पहले तक वो खुद नहीं जानती थी कि वो जिंदा भी बच पाएगी या नहीं, मगर इस वक्त विराज के साथ वो सबसे ज्यादा सेफ महसूस कर रही थी। ईशानी ने विराज से मदद मांगने के लिए मुंह खोला, मगर कुछ कहने के बजाय वो बस आह ही भर पाई। ड्रग के नशे की वजह से कुछ ना कह पाने पर ईशानी शर्मिंदा फील करने लगी। ईशानी को इस बात का एहसास हुआ कि वो खुद अपने काबू में नहीं है। विराज उसकी शर्म को और उसकी हालात को समझ पा रहा था। उसने ईशानी का चेहरा अपने हाथ में पकड़ा और उससे कहा, कोई बात नहीं ईशानी, अब सब ठीक है। ये सुनकर ईशानी की आंखें भर आई। सारा डर, सारी उदासी भूलकर ईशानी ने विराज को गले लगा लिया। ईशानी को इस बार ये बात रियलाइज हुई कि बस विराज के आसपास होने से ही सब ठीक हो जाता है। आज ईशानी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। थोड़ी देर पहले उसके साथ जो भी हुआ उसकी शिकायत करते हुए ईशानी ने विराज से कहा, विराज, वो मुझे छूना चाहते थे, मेरी मासूमियत मुझसे छीनना चाहते थे। वैसे क्यों करना चाहते थे विराज? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं, उन्हें खुद को हाथ कैसे लगाने दूं? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। मैं अपने आप को तुम्हें सौंपती हूँ। ईशानी की कही ये बात सुनने के बाद विराज को अंदर से एक अलग ही खुशी महसूस हुई। ईशानी इस वक्त उसके सीने से लिपटी हुई थी। विराज ने उसे अपने आप से दूर किया और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया, मगर इससे पहले कि वो ईशानी से कुछ कह पाता, ईशानी उसे चूमने लगी। आज वो अपने आप को विराज से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। विराज को किस करते हुए ईशानी का बैलेंस बिगड़ गया और वो दोनों बेड पर लेट गए। कुछ देर के बाद विराज ने ईशानी को रोका और वो उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखने लगा। विराज बहुत समय के बाद आज इतना खुश था। उसने ईशानी से सवाल करते हुए कहा, ईशानी, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अब तक किसी ने तुम्हें छुआ तक नहीं है और तुम मुझसे कह रही थी कि तुम शादीशुदा हो। ईशानी विराज के किसी भी सवाल का जवाब देने की हालत में नहीं थी। उस पर एक अलग ही मदहोशी छाई हुई थी। विराज ईशानी के मदहोशी में धुत चेहरे को देखकर कुछ देर के लिए खोसा गया था, लेकिन जल्द ही वो अपने होश में वापस लौटा। उसने ईशानी को बेड पर आराम से लिटा दिया और खुद उससे दूर जाकर खड़ा हो गया। विराज ने सिर्फ ईशानी के मासूम चेहरे की तरफ देखकर उससे कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे होशो हवास में अपना बनाना चाहता हूँ ईशानी। विराज फिर ईशानी को अपनी बाहों में लेकर उस कमरे से बाहर निकल गया। बाहर का सारा काम निपट चुका था। एपी विराज के पास आया और बोला, सर, ये सारे मिलकर 22 लोग थे, उनमें से 10 लोग घायल है और बाकी बचे लोगों को गहरी चोट लगी है। हमें आगे क्या करना है? ये सुनकर विराज ने एक स्माइल के साथ जवाब में कहा, उन सबको नायरा सिंघल के पास भेज दो। क्या ईशानी और विराज और करीब आ पाएंगे? क्या अब नायरा देखेगी विराज का विकराल रूप? जानने के लिए सुनते रहिए माई सीक्रेट हस्बैंड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
सुनसान फैक्ट्री में गुंडों की मरम्मत करने के बाद विराज ने ईशानी को गाड़ी में बिठाया, मगर वो उसे अपने आप से दूर नहीं कर पाया। ईशानी इतनी घबराई हुई थी कि कुछ भी करके विराज से दूर नहीं हो रही थी। ये देखकर विराज के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने ईशानी का चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और उससे बोला, मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूँ ईशानी, क्या तुम मुझे ऐसे ही रिझाने की कोशिश करने वाली हो? ये सुनकर ईशानी ने बिना कुछ कहे बस एक आह भर दी। विराज ने फिर कार की विंडो नीचे की और वो बाहर खड़े एपी से बोला, जल्दी डॉक्टर शर्मा को कॉल करके विला पर बुला लो। जब तक ईशानी और विराज घर पहुंचे, डॉक्टर शर्मा पहले ही उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर विराज ने कहा, माफ कीजिए डॉक्टर शर्मा, आपको इतनी रात अचानक इस तरह बुलवाना पड़ा। डॉक्टर शर्मा विराज की दादी के पर्सनल डॉक्टर थे। जब उन्होंने विराज की कही ये बात सुनी तो वो बोले, इसमें आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ओबरॉय फैमिली के लिए ही काम करता हूँ। वैसे इस लड़की को क्या हुआ है? डॉक्टर शर्मा के इस सवाल को सुनते ही विराज ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, किसी ने इसे गलत ड्रग दिया है और तब से ये बेहोश है। ईशानी का ट्रीटमेंट करते हुए डॉक्टर शर्मा इस बारे में सोच रहे थे कि जरूर ये लड़की विराज के लिए बहुत जरूरी होगी, वरना इसके इतनी नशे में होने का फायदा उठाने के बजाय विराज इसका डॉक्टर से ट्रीटमेंट क्यों करवाता। जब ईशानी को होश आया तब वो बाथटब में थी। उसने कस कर किसी को गले लगाया हुआ था। ईशानी ने आंखें फाड़ कर देखा तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो विराज के ऊपर सोई हुई थी। वो चौंक कर चिल्लाने ही वाली थी कि उसने हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया। ईशानी ने देखा कि विराज सो रहा था। ईशानी ने जैसे तैसे करके कुछ सोचा और वहां से उठने की कोशिश करने लगी, मगर जैसे ही ईशानी ने हल्की हलचल की, विराज नींद से जाग गया। उसने ईशानी की तरफ देखा और कहा, आखिरकार तुम्हारे उठने का मन हो ही गया। ये सुनकर ईशानी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वो कुछ कहने ही वाली थी कि विराज उससे बोला, पिछले 3 घंटे से तुम मुझे छोड़ ही नहीं रही थी, क्या हम फाइनली यहाँ से उठ सकते हैं? विराज के सवाल का जवाब देते हुए ईशानी ने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद विराज ने ईशानी को अपनी गोद में उठाया और उसे बाहर ले गया। ईशानी को बेड पर लेटाने के बाद विराज ने डॉक्टर शर्मा को बुलाया। उन्होंने ईशानी को एक इंजेक्शन लगाया। उनके जाने के बाद विराज ने ईशानी को टॉवल पकड़ाया और बोला, जाओ गर्म पानी से नहा लो, ठंड लग जाएगी। ईशानी ने जब ये सुना तो उसका दिल पिघल गया। आज विराज ने किसी फरिश्ते की तरह आकर उसकी जान बचाई थी। ईशानी को अपने सामने खड़े इस हैंडसम इंसान को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी बादल पर थी और उसके इर्द गिर्द तितलियां मचल रही थी। उसने जैसे तैसे करके अपने दिमाग को शांत किया और जल्दी से बाथरूम के अंदर भाग गई। ईशानी को ये पूरे यकीन के साथ पता था कि उसके ये सारे जज्बात किसी ड्रग की वजह से नहीं आ रहे थे। वो बस विराज को पसंद करने लगी थी। काश तुम मेरे हस्बैंड होते विराज, ईशानी ने मन ही मन में कहा, मगर अगले ही पल उसने अपने आप को ये सब सोचने से रोका। ईशानी, ये तुम क्या कर रही हो? विराज तुम्हारा देवर है। भले ही ये शादी सिर्फ नाम के लिए है, लेकिन तुम्हें अपने रिश्तों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ईशानी ने मन ही मन में कहा। उसने कुछ सोचा और अपने आप को समझाने लगी, भले कुछ भी हो जाए, अब से ईशानी विराज से एक दूरी बनाकर रखेगी। कल रात की उस किस के बाद आज जो हुआ वो फिर कभी नहीं होना चाहिए। ईशानी जब ये सब सोच रही थी, उसे बाथरूम के दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी। डोंट टेल मी कि इतनी देर बाथटब में सोने के बाद भी तुम्हें और नहाना है। बाहर से आ रही विराज की आवाज सुनकर ईशानी ने कहा, बस हो गया, आ रही हूँ। ईशानी थोड़ी ही देर में बाहर आई। उसने देखा कि विराज फ्रेश होकर बेड पर इस तरह बैठा हुआ था कि कभी भी सो जाएगा। उसे देखने के बाद ईशानी ने एक गहरी सांस ली और विराज से बोली, आज के लिए थैंक यू सो मच, तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। एक्चुअली मुझे कुछ बातें कंफर्म करनी है, इसलिए मुझे निकलना पड़ेगा। विराज ने पहले ही ईशानी के लिए बहुत कुछ किया था। वो उसे करण के बारे में बताकर और परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो खुद ही जाकर करण का पता लगाना चाहती थी। और वैसे भी जल्द ही वो करण के साथ इस शहर से बहुत दूर जाने वाली थी, तो जितने कम लोग उसके बारे में जानते उतना ईशानी के लिए अच्छा होता। अब तुम्हें क्या कंफर्म करना है ईशानी? विराज ने सवाल करते हुए कहा। ईशानी ने बहाना बनाते हुए जवाब दिया, वो मेरा पर्स और मोबाइल वहीं छूट गया है, मुझे उसकी बहुत जरूरत है, तो मैं जाकर वो सब ले आती हूँ।
ईशानी की बात सुनकर विराज ने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा, कॉफी टेबल पर जो रखा है वही सामान है ना तुम्हारा? ईशानी ने देखा तो वो उसका ही पर्स और मोबाइल था। इससे पहले ईशानी कुछ कह पाती, विराज बोला, मुझे नींद आ रही है, उसके पहले चलकर डिनर कर लेते हैं। इतना कहकर विराज बेड से उठकर बाहर जाने लगा। तभी ईशानी का फोन बजने लगा। ईशानी ने कहा, मैं थोड़ी ही देर में आती हूँ, कॉल इम्पोर्टेंट है, घर से होगा शायद। ये सुनकर विराज की आंखें डिसअपॉइंटेड लगने लगी। उसने कहा, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। विराज के जाने के बाद ईशानी ने जल्दी से अपना मोबाइल देखा। कॉल नरकटपल्ली ने की थी। जैसे ही ईशानी ने मोबाइल कान से लगाया, नरकटपल्ली ने उससे परेशान होते हुए कहा, मैडम जी, तुम दरवाजा लॉक किए बिना कहाँ चली गई थी? वो तो अच्छा हुआ कि घर से कुछ गायब नहीं हुआ। ईशानी कुछ समझ नहीं पाई। उसने कंफ्यूज होकर नरकटपल्ली से पूछा, अंकल एक मिनट, करण भाई कहाँ है? ईशानी ने सवाल का जवाब देते हुए नरकटपल्ली से कहा, उसकी फिक्र मत करो, करण रूम में सो रहा है। ये सुनकर ईशानी के जान में जान आई। ईशानी समझ नहीं पाई कि जब वो घर में गई तो उसे करण क्यों नहीं मिला था, मगर करण ठीक से घर पर था। ये जानने के बाद ईशानी ने ज्यादा नहीं सोचा। आज रात विराज ईशानी को कहीं भी नहीं जाने देने वाला था। नहाने के बाद ईशानी ने देखा कि विराज ने पहले से ही उसके लिए बहुत सारे कस्टम मेड डिजाइनर कपड़े अपने बड़े से वार्डरोब में रखे हुए थे। इस बारे में सोचकर ईशानी ने फिर नरकटपल्ली से कहा, अंकल वो मैं आज रात घर नहीं आ पाऊंगी, क्या आप? ईशानी की हिचकिचाहट को नरकटपल्ली समझ रहे थे। इससे पहले ईशानी अपनी बात पूरी कर पाती, उन्होंने ईशानी को बीच में टोक दिया और बोले, मैडम जी फिक्र मत करो, मैं करण का अच्छे से ख्याल रखूंगा। ईशानी ने नरकटपल्ली का शुक्रिया अदा किया और कॉल रखकर नीचे आ गई। जब तक ईशानी नीचे आई, टेबल पर सारी डिशेस लगी हुई थी। खाने की लजीज महक पूरे डाइनिंग रूम में फैल चुकी थी। इस महक से ईशानी अपनी सारी टेंशन भूलकर रिलैक्स हो गई। वो जाकर विराज के साथ वाली चेयर पर बैठ गई। उसे देखते ही विराज ने एक सूप का बाउल ईशानी के सामने रखा। ईशानी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस सूप की तरफ देख रही थी। ये कुछ नया सा था। वो इस सूप के बारे में पूछने ही वाली थी कि विराज ने उससे कहा, ये ब्रोकली और मशरूम का सूप है। ये सुनकर ईशानी ने सूप का एक सिप लिया। उस सूप का जायका बहुत ही अलग और लजीज था। ईशानी फिर से कुछ पूछने वाली थी कि विराज ने कहा, ये ब्रोकली और मशरूम स्पेशली यूरोप से मंगवाए गए हैं और इस सूप को बनने में कम से कम 4 घंटे का वक्त लगता है। आसान शब्दों में कहूँ तो तुम लकी हो कि तुम ये सूप पी रही हो। इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। विराज की कही एक एक बात सुनकर ईशानी को इस बात का अंदाजा हो रहा था कि वो बहुत महंगा डिनर कर रही है। अचानक से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो बस 2 ही लफ्ज कह पाई, थैंक यू। जब विराज ने देखा कि उसकी कही बातों का ईशानी पर ऐसा असर पड़ रहा था तो उसे बहुत मजा आया। विराज ने आगे कुछ सोचा और वो ईशानी की तरफ देखकर बोला, कोई बात नहीं ईशानी, पहले से ही तुम पर मेरा बहुत कर्ज है। अब ये ड्रेस ही देख लो, इसकी कीमत कम से कम 30,000 रुपए होगी। इतना सुनते ही सूप उसके गले में ही अटक गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। पहले से ही विराज का उस पर बहुत कर्ज था और वक्त के साथ साथ अब ये कर्ज बढ़ते ही जा रहा था। ईशानी हैरत में विराज की तरफ देख रही थी। विराज ने उससे कहा, अब जब तुम मेरे लिए काम करती हो और मैं तुम्हें जानता भी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। ये सुनकर ईशानी उम्मीद भरी निगाहों से उसे देखने लगी। विराज ने आगे कहा, मैं तुम्हारे 1 लाख रुपए माफ कर दूंगा अगर तुम एक रात मेरे साथ बिताओगी। विराज की ये बात सुनकर पहले तो ईशानी का मुंह बन गया। आसपास सारे सर्वेंट्स थे। विराज बिना कुछ सोचे समझे सबके सामने ऐसा कैसे कह सकता था। ईशानी ने फिर एक लंबी सांस लेकर विराज को देखा और फिर कुछ सोच कर बोली, मुझे पता है कि तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ईशानी की ये बात सुनकर विराज उसे घूर घूर कर देखने लगा। ईशानी ने अपने बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, अब मिस्टर विराज ओबरॉय के लिए तो कोई यूरोप से ही आई हुई खूबसूरत लड़की आएगी, उसकी बराबरी मुझ जैसी देसी लड़कियां कैसे करेगी। ईशानी की ये बात सुनकर विराज के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने ईशानी पर अपनी आंखें रोकी और बोला, बस मिस्टर विराज ओबरॉय का दिल तुम पर आ गया है। ये बात सुनकर ईशानी के होश उड़ गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि विराज मजाक कर रहा था या फिर वो सच में ये सब मीन करता था। ईशानी ने सोचा, छोड़ो
खाने पर फोकस करते हैं। ईशानी को सूप का एक पर एक सिप लेते हुए देखकर विराज मन ही मन मुस्कुराया और वो भी डिनर पर ध्यान देने लगा। खाने की खुशबू जितनी लजीज थी, उसका स्वाद उससे भी ज्यादा मजेदार था। खाना खाते हुए ईशानी ने सोचा। जैसे ही डिनर खत्म होने को आया, वो विराज की तरफ देखने लगी। कहो, अब क्या हो गया? विराज ने उसकी तरफ देखे बिना ही उससे पूछा। ईशानी ने फिर अपनी एक एक बात सोच समझकर विराज से कही। वो विराज, मुझे लगता है कि हमें अलग अलग कमरे में ही सोना चाहिए। ये बात अगर बाहर चली गई तो तुम्हारी रेपुटेशन के लिए सही नहीं होगा। ईशानी की ये बात सुनकर विराज अपनी चेयर से उठा। वो ईशानी के पास गया। उसका एक हाथ डाइनिंग टेबल पर था और दूसरा हाथ हल्के से उसकी पीठ को सहला रहा था। विराज ईशानी के पास जाकर थोड़ा सा झुका और बोला, जब तक मैं न चाहूं, इस घर में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मेरे बेडरूम के अंदर की बात तो बहुत दूर रह गई। ईशानी ने जैसे ही ये सुना, उसकी धड़कनें तेज हो गई। इतने पास से विराज बहुत हैंडसम लग रहा था। ईशानी उसके चेहरे को देखे जा रही थी। विराज धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। उन दोनों में बस थोड़ा सा ही फासला बचा था कि ईशानी ने जोर से एक आह भरी। आउच! ईशानी के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर विराज समझ गया कि उसे कुछ तो हुआ है। विराज उससे थोड़ा दूर हुआ और बोला, आर यू ओके? ईशानी, क्या हुआ है? लेकिन विराज के सवाल का जवाब देने के बजाय ईशानी ऊपर की तरफ बेडरूम में भाग गई। ये देखकर विराज को गुस्सा तो आया, मगर वो ईशानी के लिए फिक्रमंद हो गया। परेशान होते हुए उसने ईशानी का पीछा किया। बेडरूम में आकर विराज ने देखा कि ईशानी कहीं नहीं थी। वो फिर वॉशरूम के पास गया और दरवाजा नॉक करने लगा। ईशानी, ईशानी, क्या हुआ है? आर यू ओके? ईशानी ने अंदर से कुछ भी नहीं कहा। विराज फिर से चिल्लाकर बोला, ईशानी, ओपन द डैम डोर, मुझे बताओ क्या हुआ है? विराज के बढ़ते आवाज और गुस्से को देखकर ईशानी ने अंदर से कहा, मैं ठीक हूँ, क्या तुम किसी मेड को बुला सकते हो? ईशानी की ये बात सुनकर विराज समझ गया था कि डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ थी। उसने ईशानी से कहा, मेरे बेडरूम में इस वक्त कोई बाहर का इंसान नहीं आएगा, तो तुम दरवाजा खोल रही हो या मैं तोड़ दूं? ईशानी अब तक विराज को जान चुकी थी। उसके जैसा निहायती जिद्दी इंसान ढूंढने पर भी नहीं मिलता। एक बार जो उसने ठान ली तो अपनी बात पूरी करके ही मानता था। ईशानी ने कुछ सोचा और धीरे से दरवाजा खोल दिया। अगले ही पल विराज अंदर आया। उसने देखा कि ईशानी की ड्रेस की जिप पीछे से खुली हुई थी और ईशानी अपने हाथ से अपने बैग को कवर कर रही थी। विराज ने बेसब्री से ईशानी की तरफ देखा और बोला, क्या हुआ है? तुम ठीक नहीं लग रही। ईशानी विराज की आंखों में ही देख रही थी। उसने गहरी सांस ली और पलटकर विराज को अपनी पीठ दिखाने लगी। जैसे ही ईशानी ने अपने हाथ हटाए, विराज के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने देखा कि ईशानी की पीठ पर चोट लगी थी और उसमें से काफी खून बह रहा था। ये देख के विराज के दिल में दर्द सा उठा। उसने कुछ टिश्यू पेपर्स लिए और ईशानी की पीठ से खून साफ करने लगा। बहुत दर्द हो रहा है क्या? विराज ने नरमी से पूछा। तो ईशानी ने नाव में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, बस थोड़ा सा जल रहा है। ईशानी की बात पर विराज को जरा भी यकीन नहीं हुआ। उसने ईशानी की पीठ पर एक नैपकिन रखा और उसके ड्रेस का जिप बंद कर दिया। ईशानी, तुमने डॉक्टर शर्मा को इसके बारे में क्यों नहीं बताया? विराज ने उससे पूछा तो ईशानी ने कहा, वो एक्चुअली मुझे भी अभी ही पता चला है। नहाते वक्त भी मुझे कोई अजीब एहसास नहीं हुआ। शायद मेडिसिन की वजह से मैं नम हो गई थी। विराज समझ सकता था। उसने कुछ सोचा और ईशानी से कहा, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।